अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल दामने दर्द हुए तुम आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। आहट पर मेरे पाँव के धीरे से चौंक कर, आहट पर मेरे पाँव की धीरे से चौंक कर देखा है उसने मुड़ के मुझे इस अदा के साथ। फैली है जिस्मो जाँ में अजब एक सरखुशी, खुशबू सी कोई उड़ने लगी है हवा के साथ। वलीदाद खान ने बेपनाह उजलत में होने के बावजूद जैसे ही उनके कमरे में कदम रखा, बीजान के मुशफिक और नरम मुस्कुराहट ने रोजाना की तरह उसका इस्तकबाल किया था। वो कोट की जेबों में हाथ फंसाए उनके करीब आया और ये भी जानता था कि वो हमेशा की तरह उसके दामन को दुआओं से भर देंगी। मामूल के बरखिलाफ आज उसने उनकी आंखों में नमी देखी थी जिसने वलीदाद का दिल मुट्ठी में जकड़ लिया था। उसने उनके नरम हाथों को अपने हाथ में लेकर इस्तफसार किया, लहजे में बेचैनी नुमाया थी। बीजान, क्या बात है? कई दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि आप कुछ उदास रहने लगी हैं। अगर मैं दुरुस्त हूँ तो आप वजह भी बयान करें, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं आपको उदास नहीं देख सकता। कहते हुए उसने एक हाथ के पोर से उनकी आंख में आई नमी को भी साफ किया। ये उदासी, तन्हाई, कुछ खो जाने का खौफ तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहने से ही खत्म हुआ है मेरे बच्चे। मैं बस मुज्तबा के लिए परेशान हूँ। उसकी आंखों में अपने बाप और उसके खानदान के लिए एक खुली जंग और वाज़ेह नफरत देख मेरा दिल डर गया है। वलीदाद, ये बात दुरुस्त है कि उसके मरहूम बाप के हिस्से में उसकी तरफ से बहुत से जुर्म आए हैं, मगर उसकी बहन भाई वो तो तमाम हालात से ला इल्म है। मैं नहीं चाहती कि वो कल को उनसे अपनी असियतों का बदला ले। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे पूछो कि वो क्या करना चाहता है, उसके गुस्से का सबब क्या है। मिलते जी लहजे में वलीदाद के हाथ को अपने हाथ में जोर से दबाकर अपने खौफ का खुला इजहार कर गईं। इनके इस अंदाज पर वलीदाद ने एक लम्हे को सोचा और फिर तसल्ली आमिज लहजे में उनसे बोला, आप क्यों ऐसा सोचकर खुद को दुखी कर रही हैं बीजान? खौफ और अंदेशों के लम्हात अब आपकी जिंदगी से दूर चले गए हैं। और जहां तक मुज्तबा की बात है, बेफिक्र रहें, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं यहाँ आपकी दुआएं लेने हाजिर हुआ था। उसने बीजान के हाथों का बोसा लेते हुए उनको बावर करवाया तो वो अपनी आंखें साफ करते खुशगवार लहजे में बोली। वलीदाद की तसल्ली ने सब अंदेशे दूर कर दिए थे। उनका दिल हल्का फुल्का हो गया था। मेरा हर लम्हा तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करते ही गुजरता है वलीदाद। अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबियां दे, आमीन। उनकी इस दुआ के जवाब में एक नरम मुस्कुराहट वलीदाद के चेहरे पर छाई। बाहर निकलते हुए वो सोच रहा था कि बीजान का खौफ और डर बेमकसद है, क्योंकि उसने मुज्तबा को वो काम करने पर आमादा कर लिया था जो उसके साथ साथ मुज्तबा और बीजान की सुकून की जमानत था। इस काम के पहलुओं को सोचकर एक खुशगवार मुस्कान ने उसके चेहरे का अहाता कर लिया था। मुज्तबा ने इंतहाई खौफजदा अंदाज में अपने पीछे सीट पर बैठी दोनों लड़कियों को गाड़ी के शीशे से देखा था। वलीदाद ने उसे इन दोनों को कॉलेज से घर वापस छोड़ने का हुक्म दिया था। उसका हुक्म मुज्तबा के लिए हर पे आखिर ही होता था। पीछे बैठी एक लड़की के खूबसूरत सिल्की बाल हवा के झोंकों से उड़ रहे थे, जिन्हें वो समेटने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। जिसके साथ मुज्तबा का एक खास रिश्ता था, वो बचपन से अब तक इस रिश्ते को झुठला रहा था। वो वरा मुर्तजा थी। वलीदाद खान के ज़ेरे साया काम करके उसे इतना तो अंदाजा हो ही चुका था कि वो खुद से जुड़े लोगों को ऐसे ही गलत लोगों में नहीं फंसा सकता, मगर इस लड़की पर आकर उसकी सोच एकदम किसी और रोम में बहने लगती थी। नफरत के जज्बात कम होकर उसे किसी और तरफ सोचने पर मजबूर कर देते थे। दूसरी लड़की मशाइन फातिमा थी, जो अपने खूबसूरत गुलाबी गुदास रंगत वाले चेहरे को स्कार्फ में छुपाकर पटर पटर बोल रही थी। मशाइन वो वाहिद लड़की थी जो हर मौजू पर मुज्तबा को चारों शाने जिद कर देने की अनोखी सलाहियत रखती थी। वो जिद्दी, अखड़ और खुद पसंद शख्सियत का मालिक मशाइन की बातों को न सिर्फ सुकून से सुन लेता, बल्कि वली की वजह से उसे बर्दाश्त भी कर लेता। उसकी मज़ाहिया बातों को सुनकर वरा तो महज मुस्कुराने पर इक्तफा कर रही थी, जबकि मुज्तबा गुस्से से दांत पीस रहा था। मुखातिब को उसकी जुबान दराजी का एहसास दिलाना चाहा और पीछे मुड़कर गुस्से से बोला, तुम अपनी जुबान कुछ देर के लिए बंद नहीं रख सकती? वलीदाद, भाई के कहने पर अपना इंतहाई अहम काम छोड़कर तुम दोनों को लेने आया हूँ, मगर तुम्हारी जुबान मुसलसल चल रही है। अपनी जुबान बंद रखो ताकि मैं आराम से ड्राइविंग कर पाऊँ। उसके अंदाज में गुस्से से ज्यादा तहकुम था, मगर मुकाबिल भी वो लड़की थी जो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। कौन सा ऐसा जरूरी काम था? ना आते आप मामू को इनकार कर देते। अगर मेरी बातें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो हम दोनों को बता दें, हम खुद चली जाएंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपको हमेशा मेरे बोलने से क्यों तकलीफ होती है। मौसूफ को मामू का एक काम करना पड़ गया है तो कितने नखरे हैं जनाब के। वो भी ताबड़तोड़ हमले करने से बाज नहीं आई। उसकी बातों के जवाब में मुज्तबा ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारकर बस इतना कहा, क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिससे तुम्हारी जुबान बंद हो सके? उसके वसीले तासरात और तुम अंदाज को देख वरा ने मशाइन को चुप रहने का इशारा किया, मगर उसके जवाब में मशाइन ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। अगर आप नरमी और प्यार से बात करेंगे तो हो सकता है मैं चुप हो जाऊं।
अपने दिल की बात कहकर उसे समझाने की नाकाम कोशिश की। जवाब में मुज्तबा ने उसे घूर कर देखा तो वो मुस्कुराकर दोबारा शुरू होने ही लगी थी कि वर्रा ने उसे टोका, जबकि उसी दौरान मुज्तबा ने तेज रफ्तार कर दी थी और वो वर्रा को उसके घर के ड्रॉप करने के जा रहा था। उसके घर की तरफ जाते हुए उसके माथे पर बल पड़ रहे थे। मुझे लगता है कि हम दोनों की सलामती और इज्जत तुम्हारी खामोश रहने में ही पोशीदा है, सो प्लीज कीप क्वाइट। वर्रा ने उसे समझाते हुए उसके हाथों पर हाथ रखकर उस अंदाज में कहा कि वो खामोश हो गई, मगर उसका मुज्तबा को घूरना पूरी शिद्दत से जारी रहा। वर्रा को उसके शानदार महलनुमा घर के सामने ड्रॉप करते हुए उसने इंतहाई तनफुट से एक नजर इस घर पर डाली और जिन से गाड़ी उड़ा ले गया। उसके इस अंदाज ने जहां वर्रा को सहमा दिया था, वहीं मशाइन के गुस्से से मुठियां भींच कर रह गई। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर मुज्तबा को उससे हमेशा मसला ही रहता था, मगर वर्रा के साथ वो ये बर्ताव क्यों कर रहा था। इस बात की शिकायत मामू से करना लाजमी हो गया था। जरका एक तरफ कारोबार में होने वाली डाउन साइजिंग से परेशान थी तो दूसरी तरफ कैफ की बेपरवाही और बुरी सोहबत ने उसकी टेंशन में मजीद इजाफा कर दिया था। वलीदात की तरफ से उसे अच्छी ऑफर दी गई थी, इस तरह उसका कारोबार खसारे से बच सकता था। वर्रा की तरफ से उसको मुकम्मल सुकून था, मगर फिर भी वो अपनी आदत के मुताबिक किसी बड़ी मछली को फंसाने की कोशिशों में लगी हुई थी। वर्रा मेडिकल की टफ पढ़ाई के बायस कम ही माँ के साथ वक्त गुजार पाती। वो अपनी माँ की सरगर्मियों से नावाकिफ ही थी। कैफे में चर्च का नशा करते हुए पकड़ा गया था तो जरका ने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को बचा लिया था। इन तमाम नागुफ्तवा हालात के बावजूद उसने किसी पर अपनी टेंशन वाज़े नहीं की थी। रात के इस पहर वो किसी पार्टी में जाने के लिए तैयारी में मसरूफ थी कि वलीदात खान की कॉल अटेंड करना पड़ी। हमेशा की तरह उसने अपने हशाश बशाश लहजे में वली का बेपनाह शुक्रिया अदा किया था। मुर्तजा ने पूरी मेहनत और लगन से यह कारोबार स्टैब्लिश किया था। उनकी दुनिया से चले जाने के बाद मैंने अपनी भरपूर कोशिश की उसे संभाल सकूं, मगर हालात नागुफ्तवा हो गए। वलीदात साहब, थैंक गॉड कि आपने मेरी बहुत मदद की। आप किसी दिन तशरीफ लाए मेरे घर। उसके लहजे में शहद की मिठास थी, जिसे महसूस करके मुकाबिल के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आन ठहरी थी। क्या वो जरका और उस जैसी बहुत सी औरतों के करतूतों से नावाकिफ था? वो वलीदात खान था, हमेशा वही सौदा करता जिसमें उसका फायदा हो, मगर मुकाबिल पर जाहिर करना उसकी फितरत में शामिल नहीं था। आप रिलैक्स हो जाएं मिसेज मुर्तजा, आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं मेरी कंपनी अदा करेगी, चाहे फायदा हो या नुकसान, हम बराबर के हकदार होंगे। ये जिम्मेदारी भी मैं अपने सर लेता हूँ। उसने अपनी असली शगुफ्ता अंदाज में जरका को तसल्ली दी। पेपरवेट घुमाते हुए एक खूबसूरत मुखड़ा उसके जहन के पर्दे पर आन ठहरा था। उसके होठों पर एक जानदार मुस्कुराहट थी। वो बात तो वर्रा की माँ से कर रहा था, मगर सोच वो उसे ही रहा था। थैंक यू, आपको घर आने की दावत दी है, मिस्टर वलीदात से जरूर जहन में रखिएगा। एक अजीब सी रौ में बहकर जरका ने मुकाबिल को आजमाना चाहा। क्या पता वलीदात से ही मजीद फवाइद हासिल हो जाएं। अभी तो मसरूफियत बहुत ज्यादा है, मगर मेरी ये कोशिश जरूर होगी कि आपके घर आपसे रूबरू मुलाकात करूं, मगर मैं वादा नहीं कर सकता। एनीवेज, आप अपने मैनेजर को मेरे ऑफिस भेज दें ताकि कारोबारी मामला तय हो सके। वली ने पुरसुकून अंदाज में कहकर बात खत्म की। श्योर, अख्तर साहब को अभी इन्फॉर्म करती हूँ मैं। क्या आप इस वक्त ऑफिस में हैं? जरका ने हैरानी से पूछा। कारोबार और उसके मामला पर हमारा वक्त मांगते हैं मिसेज मुर्तजा, मैं आपके मैनेजर का मुंतजर रहूंगा। टेक केयर एंड बाय। जवाब में मुकाबिल का ठहरा हुआ लहजा कदरे सख्त हो गया था। एक गहरी सांस भरकर अलविदाई कलमात अदा करके मिसेज मुर्तजा ने फोन रख दिया। वलीदात खान से राव रस्म बढ़ाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्या पता इसकी सारी परेशानियों का हल ही वही हो। अपनी लिपस्टिक को मजीद गहरा करते अपने सराफे को आईने में देखते जरका बेगम ने एक शातराना मुस्कान से सोचा। वलीदात खान शेरदाद खान और सुनैरा बेगम का इकलौता सपूत था। सुनैरा बेगम को कैंसर जैसे मोजी मर्ज ने इतनी मोहलत ना दी थी कि वो वलीदात की परवरिश कर पाती। काशाना नेमत और शेरदाद खान को शहर में कौन नहीं जानता था। वो शहर के एक बहुत बड़े रईस और नामवर बिजनेसमैन थे, साथ साथ खिदमत खल्क और इंसानी हमदर्दी जैसे लाजवाल जज्बात से भी माला माल थे। कई गरीब घरानों की कफालत चोरी छुपे और अपनी तंजीम कफालत के जरिए भी करते थे। वलीदात 4 साल का था कि इन्हें रजिया और उनका साल भर का बेटा मुज्तबा अपने इदारे के गेट पर नागुफ्तवा हालत में मिले और वो इस नन्हे भूख से बिलखते बच्चे और उसकी माँ की हालत देखकर बेहद बेचैन हो गए। अपने मैनेजर को हुक्म देकर इन दोनों को घर बुलवाया। रजिया को वलीदात और किचन की जिम्मेदारी सौंपी और मुज्तबा को अपना लिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वो उसे अपने बेटे की तरह पालेंगे। जवान होने पर शेरदाद ने वलीदात खान और मुज्तबा को बिजनेस के असूलों के साथ साथ जज्बा हमदर्दी और खुददारी का दर्स भी सिखा दिया था। उनकी वफात के बाद वलीदात ने अपनी शख्सियत, अपने रोब दबदबे को मजीद निखार लिया था। बिजनेस के तमाम दाव पेच जाने और ऐसा शख्स करार पाया जो अपने कड़े असूलों पर कभी सौदा नहीं करता था। अब मौका था मुज्तबा को उसका जायज हक दिलाने का। सो इसी मकसद के हसूल के लिए वलीदात खान ने अपनी पूरी तवज्जो इसी तरफ लगा दी थी। रजिया की शादी मुर्तजा अब्बास, जो कि उनके कजन थे, के साथ खानदानी रजामंदी के साथ तय पा गई थी। मुर्तजा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का छोटा सा बिजनेस था। शादी के बाद जरका, जो कि एक बुटीक की मालकन थी,
के साथ उनके ताल्लुकात बढ़े तो उन्होंने रजिया को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जरका मुर्तजा की जहनी वसत और कारोबारी सलाहियतों को जान चुकी थी और इस पर ऐसे डोरे डाले कि मुर्तजा को अपनी औलाद मुजतबा भी नजर न आई और रजिया को तलाक देकर घर से निकाल दिया। भाइयों पर बोझ बनने के बजाय रजिया ने कफालत को ही तरजीह दी थी, जहां उसे शेरदार जैसे इंसानियत परवर लोगों का सहारा मिल गया था। मुजतबा ने वलीदाद के जेरे साया सब सीख लिया, मगर अपने बाप, सौतेली माँ और उनके बच्चों को लेकर उसके जहन में गिरा से पड़ गई थी। वो जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते इनसे शदीद नफरत करने लगा। मुर्तजा ने कारोबार में खूब शोहरत पाई, मगर हमेशा जरका की गैर मर्दों से ताल्लुकात और राह रस्म और शातराना चालों से खाइफ रहे। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने रजिया और अपने बेटे मुजतबा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। इन्हें जरका बेगम से शादी पर भी पछतावा रहा, मगर वरा और कैफ, जो कि इन दोनों की औलाद थी, की वजह से हमेशा सब्र किया। जरका की कारोबारी हेराफेरी उनकी मौत का सबब बन गई थी। मुजतबा शिद्दत पसंद और अकड़ नौजवान वलीदाद के जेरे साया रहकर अपना हक हासिल करना चाहता था। मशाइन फातिमा वलीदाद के दूर परे के रिश्तेदार और उसके कजन की इकलौती बेटी थी। माँ की वफात के बाद कुछ अरसा बाप ने अपने साथ रखा, मगर सौतेली माँ के जुल्म सितम को मशाइन बर्दाश्त न कर पाई और कफालत के मैनेजर से वलीदाद का प्राप्ता नंबर लेकर घर से भाग जाने को तरजीह दी। वलीदाद खान इस जिंदगी से भरपूर लड़की को घर ले आया और उसकी कफालत की जिम्मेदारी संभाली। बेशक मशाइन को जिंदगी ने बेहद दुख दिए थे, मगर उसका हौसला, हिम्मत और डॉक्टर बनने का ख्वाब ही उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद फराहम कर रहे थे। उसे मुजतबा से मोहब्बत थी, मगर साथ साथ उसके गुस्से और सख्त रवैये को खत्म करने की ख्वाह रहती। वलीदाद को मशाइन से बेपनाह प्यार था। अपनी प्यारी भांजी में उसकी जान बसती थी। काशाना नेमत में मशाइन ही वो वाहिद फर्द है जो सबको जीने का हौसला देती। सब इसकी हरकतों से महफूज होते, मगर मुजतबा को मशाइन से सख्त चिढ़ थी। वरा मुर्तजा और कैफ मुर्तजा। वरा एक ज़हीन पढ़ाकू खूबसूरत शीशा जो कि मशाइन की दोस्त और उसके साथ मेडिकल की तालबा होती है। डॉक्टर बनने का जुनूनी वो वजह है कि जिसने इसे माँ जरका और बाप मुर्तजा के कारोबारी मसलों से दूर रखा हुआ था। फितरतन वो एक कमगो और खामोश रहने वाली लड़की है। वलीदाद ने जब पहली मर्तबा उसे मशाइन के साथ देखा था तो उसके दिल ने उसी लम्हे एक बीट मिस की थी। उसे कभी कभी ये महसूस होता था कि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर ये ऐसा राज था जिसे वो खुद से भी छुपाने के लिए कोशां था। कैफ वरा का छोटा भाई होता है जो आवारा और बदफितरत दोस्तों की सोहबत की वजह से नशे का आदी बन जाता है। माँ से अक्सर उसकी तू में रहती है, मगर वो अपनी माँ की सरगर्मियों से भी वाकिफ होता है, तभी वो अपने परों पर पानी नहीं पड़ने देता। जरका उसे समझा बुझा कर थक जाती है। वरा पढ़ाई में मसरूफियत के बाइस घर वालों के हालात से लाइल्म रहती है। वो अक्सर यही ख्वाहिश करती है कि उसकी माँ भी बीजान की तरह होती। मशाइन से उसकी दोस्ती लाजवाल थी। इंतहाई नासमझी के आलम में मुजतबा वलीदाद के सामने सोफे पर विराजमान उसे मुसलसल तक रहा था, जबकि वलीदाद अपने काम में मुनहमिक था तो गाहे बगाहे उस पर नजर भी डाल लेता। मुजतबा के दोनों हाथ अपने सर के पीछे थे और वो शदीद इस्तराब के आलम में अपनी टांग मुसलसल हिला रहा था। ये दिखावा था कि वो शदीद परेशानी में घिरा वलीदाद की बातों पर गौर करने की कोशिश कर रहा है। मुकाबिल ने अपनी बात कहकर उसकी तरफ मुकम्मल लातलकी दिखाई थी। कुछ लम्हे वलीदाद को एक जबरदस्त घुरी से नवाजा और फिर तेजी से सोफे से उठा आगे चलकर अपने दोनों हाथ वलीदाद के सामने टेबल पर रखकर इंतहाई तंज लहजे में उससे पूछा। उसके अंदाज में कदरे सख्ती थी। ये हुक्म जो आप सादिर फरमा रहे हैं भाई, क्या आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा? और अगर आपके हुक्म की तामील हो भी गई मुजनाती से, तो आपका क्या ख्याल है कि ये सब मुमकिन है? उसके अंदाज और उसकी इस कदर लंबी चौड़ी वजाहत पर वली के लब लम्हा भर को मुस्कुराए। कागज पर चलता पेन रुक गया। सब कुछ छोड़कर कदरे रिलैक्स अंदाज में अपनी चेयर की बैक से टेक लगाकर उसने मुजतबा से ही सवाल किया। अगर तुम्हें तुम्हारे फादर का बना बनाया सेटअप यूं पैरों के हाथों लुटने और बर्बाद होते देखने में एक कमीनी सी खुशी मिल रही है तो ठीक है, ऐसा नहीं करता मैं। अगर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर तुम अपने बाप के बिजनेस और अपने खून के रिश्तों को दरबदर होता देख पाओगे? मुजतबा बताओ मुझे, इंतहाई ठहरे और पुरस्कार लहजे में कहते वलीदाद ने सवाल पूछकर मुजतबा की रगों में बहती खून की रवानी तेज कर दी थी। वो सर झुकाकर सीधा हुआ और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और हार मानते हुए बोला तो उसके लहजे में अजीब सी चुभन थी। खून के रिश्ते, जिस मोहब्बत और वक्त पर मेरा हक था, वो खून के रिश्ते अपना हक समझकर वसूल करते रहे वली भाई, मगर अब मैं मजबूर हूँ कि अपना हिस्सा वसूल करके ही रहूंगा। आपका हुक्म समझकर या दिल पर पत्थर रखकर जो भी हुआ मैं करूंगा। मगर जब इस औरत और उसके बच्चों की तरफ से अपनी माँ से की गई ज्यादतियों को याद करता हूँ तो जी चाहता है कि इन सबको तहस नहस करके मलगामेट कर दूं। सब कुछ। उसके लहजे में अजीब सी सख्ती और आंखों में सुर्खी थी जो उसकी महरूमियों को वलीदाद के सामने हमेशा की तरह उसका सब कुछ खुलकर बयान कर देती थी, जिसे देखकर वलीदाद तड़प जाता था। यानी उसके यार उसके भाई के दिल में अब भी हसरतें थी। ये सोच वली को हमेशा ही परेशान कर देती थी।
चंद सानियत उसकी आंखों में देखने के बाद वली ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर उसके भड़कते मिजाज और जारहाना अंदाज को नॉर्मल करने की कोशिश की और बोला, तुम्हें माजी को याद करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा माजी शानदार था, हाल और मुस्तकबिल भी ताबनाक होगा। इंशाअल्लाह सच्चे दिल से सोचोगे तो तुम्हें मेरे इरादों से इत्तफाक भी होगा और ये काम करने में जरा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। मगर शर्त यह है कि तुम अपना गुस्सा खत्म करो, बीजान या किसी पर कुछ भी जाहिर ना करना। जानता हूँ कि मुत्तबा आवासी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसकी पुरसुकून लहजे और मुत्तबा पर इत्तेमाद ने उसे कुछ सानिय सोचने पर मजबूर करके सब कुछ करने पर आमादा कर दिया। मुत्तबा ने एक ठंडी सांस खारिज करके वली के हाथों पर अपना हाथ रखा और अपने साथ के यकीन दहानी करवाई। उसके इस अंदाज पर वली दाद पुरसुकून हो गया था। ओके भाई, मैं चलता हूँ। माँ पूछ रही थी आपका, जल्दी आइएगा। उसने जाते हुए याद दहानी करानी जरूरी समझी। बस मैं निकल रहा हूँ, तुम जाओ। एक मीटिंग अटेंड करनी है। वैसे मेरी खुशी के वास्ते और मेरे हुक्म पर 2 खूबसूरत लड़कियों को शोफा बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शरारत से भरपूर अंदाज में कहते वली दाद ने मुत्तबा पर चोट की और उसका अंदाज तंजिया और जतलाता हुआ था। मुत्तबा ने आंखें छोटी करके कुछ सोचा और थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन निकलते हुए मुठ्ठियां भींच में थी। अब उसका गुस्सा मशाइन पर दुगना हो गया था। मुशाहिम ने अपने बचपन और लड़कपन के नाजुक दौर में खुद से जुड़े रिश्तों के इतने बुरे रवैये देखे थे कि अब जवानी की तहलीज पर पहुंचने के बाद अगर वो कभी इस दौर का तस्वुर भी करती तो उसे खुद को इस हालत से निकालने के लिए बहुत वक्त लगता। वलीदाद मामू उसकी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आए थे, जिन्होंने उसकी जिंदगी की डोर अपने हाथों में लेकर उसे नए सिरे से जीने की उमंग दिलाई थी। डॉक्टर बनना उसका अवलीन ख्वाब और जुनून था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और एक ज़हीन लड़की थी। सौतेली माँ और उसके बाप ने इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े तो थे, मगर एक अच्छा काम ये भी किया था कि उसे मैट्रिक तक तालीम जरूर दिलवा दी थी। वली के पास आने और बीजान की तवज्जो और मोहब्बत ने उसके अंदर के जुनून को मजीद हवा दी थी और वो मेडिकल के 3रे साल में थी और खूब मेहनत कर रही थी। ये काशाना निमत बाकी घर के बासियों के साथ साथ उसके लिए भी काशाना कफालत ही साबित हुआ था। उसकी हंसी मुस्कुराती आंखों में जितने दुख और अजियत यादें पनाह थी वो जानती थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर घर के तमाम अफराद मामूल के मुताबिक नाश्ता करने में मसरूफ थे। मुत्तबा जल्दी से लौटकर जूस के सिप ले रहा था। बीजान वलीदात के लिए पराठे बनाने में मसरूफ थी और मशाइन स्लाइस अंधाधुंध मुंह में ठूस रही थी और साथ साथ जल्दबाजी में गर्म चाय अपने हलक में भी उडेल रही थी। मुत्तबा जो हमेशा उसकी हरकतों से खाइफ रहता था, उसे कीना दोस्त नजरों से देखते हुए रुख फेरकर जूस पीने में मशगूल हो गया, जबकि वलीदात के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने उसे टोका, आराम से बचे, इतनी क्या जल्दी है, आराम से नाश्ता करो। मामूल जल्दी इसलिए खा रही हूँ कि कुछ वक्त बच जाए और मैं अपना वाइवा रिवाइज कर पाऊँ, और आप जानते तो हैं मैं हर काम प्लानिंग से करने की आदी हूँ। और हाँ, मुझे वापसी पर वरा के घर कंबाइंड स्टडी के लिए भी जाना है। बराए मेहरबानी मुत्तबा साहेब को मुझे लेने के लिए ना भेजिएगा, मैं ऐसे कह दूंगी कि वो मुझे ड्रॉप कर दे। तेज खाने के साथ उसकी जुबान भी इसी तरह तेज से चल रही थी। मुत्तबा को वो ये कहते हुए जहर से भी ज्यादा बुरी लगी, मगर उसका अपना अंदाज और तजहियात सुनकर वलीदात ने जवाबन कहा, वैसे ये सब कुछ तय कर ही चुकी है मेरी प्यारी भांजी, तो मामू को बताने की जरूरत ही क्या है। वैसे अगर मैं खुद फ्री हुआ तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मुख्तसर कहकर वो खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। वैसे मेरा इरादा तो यही था कि वरा को घर ले आऊं, मगर वो नहीं मानी। उसने मुत्तबा को घूरते हुए उसे एहसास दिलाना चाहा। वलीदात की निगाहों में वही मंजर घूम गया जब उसने पहली बार इस पुरकशिश मासूम चेहरे को देखा था और तकता ही रह गया था। अच्छा ही किया जो उसने इनकार कर दिया। ये कोई अकेडमी तो नहीं है कि तुम हर अरे गरे को यहाँ बुला लो। मुत्तबा ने चुपते हुए लहजे में चोट की। उसकी बात सुनकर जहाँ वलीदात को हैरानी हुई, वहीं मशाइन का सदमा दुगना हुआ था। उसने झटके से कप मेज पर पटका और उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, क्या कहा? आखिर आपको मेरी दोस्त से मसला क्या है? ये मेरे वली मामू का घर है। जिस तरह आप उस काशाना नेमत में अपने दोस्तों को ला सकते हैं, मैं भी ला सकती हूँ, समझे आप? वलीदात उनकी बातों के दरमियान महज खामोशी से उनकी लड़ाई देख रहा था। इन्हें तुम अपनी जुबान बंद रखो। जिस तरह वलीदात तुम्हारा मामू है, मेरा बड़ा भाई है वो, और हक की बात तो तुम ना ही करो तो 5 साल से हमारे सर पर सवार हो तुमसे गुजारिश है कि मेरे मुंह मत लगा करो। उसने भी गुस्से से दूध जवाब दिया। वलीदात की तनबीह भरे अंदाज ने उसको वॉकआउट करने पर मजबूर कर दिया था। इसे समझाओ, वो गुस्सा बहुत करने लगा है। मैं इसके गुस्से से परेशान हो जाती हूँ। कल को ये अपने रिश्तों के दरमियान कैसे जिंदगी गुजारेगा? बीजान ने उसे गुस्से में देखकर वली से कहा तो उसने उनको तसल्ली दी, आप फिक्र ना करें, वक्त आने पर सुधर जाएगा। और मशाइम के साथ तो उसका रवैया शुरू से ही ऐसा है, थोड़ा जज्बाती है मगर दिल का बुरा नहीं है। आप उसकी फिक्र छोड़ें, सब ठीक हो जाएगा। बीजान ने उसकी बात पर सर हिलाया, जबकि मशाइम सोच रही थी कि काश कभी वो उसके दिल की बात जान पाए या कभी वो इस इंसान को मुस्कुराते हुए देखे। मुझे जब वरा ने बताया कि तुम वलीदात साहब की भांजी हो तो यकीन मानो बेटा बेहद खुशी हुई मुझे, और ये जानकर बेहद तमानियत भी महसूस हुई कि वरा की दोस्त एक आला खानदान से है। जरका बेगम मुलाजमा के हमरा
ढेरों लवाजमात लिए पहली बार अपनी बेटी के कमरे में मशाइम से मिलने आई। वजह वलीदात का मशाइम के साथ गहरा रिश्ता था जो वरा के उसे बताने पर मालूम हुआ था। जरका बेगम की खुश अखलाकी इंतहा को पहुंची हुई थी। वरा माँ का ये अंदाज देख हैरान हो रही थी। आज तक उसकी माँ ने कभी उसके दोस्तों और उसकी सरगर्मियों के बारे में जानने की जहमत ही नहीं की थी। शुक्रिया आंटी, आपने तो इतना तकल्लुफ कर लिया। वैसे वलीदात खान मेरे सगे मामू नहीं है, वो मेरी मरहुमा अम्मी के दूर के कजन हैं जो मेरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। वैसे आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मशाइम ने अपनी आदत के मुताबिक तफसील से बताकर जरका का शुक्रिया अदा किया। जी बेटा, मैं जानती हूँ मिस्टर वलीदात ने कफालत जैसे अजीम इदारे को अपनी मनसूबाबंदी और काबिलियत की बिना पर जितनी तरक्की दी है वो काबिल तारीफ है। कारोबार के सिलसिले में उनसे ताल्लुकात मेरे अभी बढ़े हैं। वो वाकई एक नाकाबिल तस्वीर शख्सियत है। माँ को वलीदात की तारीफों में रत्बुल निसा सुन वरा अचानक बोली, मम्मी आप भी मशाइम की तरह मिस्टर वलीदात की फैन हो गई हैं। ये भी सारा दिन अपने मामू के किस्से सुना सुना कर मेरे कान खाती रहती है। यानी मिस्टर वलीदात का शहर हर तरफ तारी है। उसकी इस बात पर मशाइम का कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ। जरका के चेहरे पर शातराना मुस्कान थी जिससे वो दोनों अनजान थी। तुम्हें मामू से मिलवाना ही पड़ेगा। वैसे आंटी, आपकी जुबानी ये सुनकर मुझे बेहद खुशी और अपने मामू पर बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि उन्होंने बिजनेस में आपकी बेहद मदद की। मशाइम ने जरका से कहा था, मैं उनकी इस आला ज़रफ़ी की दिल से कायल हो चुकी हूँ। अच्छा, आप दोनों चाय पियो, मैं चलती हूँ। वो कमरे से बाहर जा रही थी कि मुलाजमा ने अंदर आकर इत्तला पहुंचाई, जिसे इसे सुनकर वरा को तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, मगर मशाइम चौंक गई। मैडम, अख्तर साहब आए हैं और साथ में मिस्टर वलीदात ने अपने छोटे भाई मुर्तबा अब्बासी को भी भेजा है ताकि कारोबारी मामला तय हो सके। जरका सर हिलाकर बाहर निकल गई जबकि मशाइम सोच में पड़ गई। ये मुर्तबा अब्बासी वरा के घर क्या कर रहा है? जरूर कोई ना कोई बात है। हो सकता है मामू ने उसे भेजा हो, मगर वो तो वरा से हमेशा गुरेज पा रहता है। वो मुसलसल सोचों के ताने बाने बुनने में उलझी कहीं खोसी गई थी जब वरा ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ए, क्या हुआ मोहतरमा, कहाँ गायब हो? चलो खाना स्टार्ट करो, फिर स्टडी करते हैं। कुछ नहीं, चलो शुरू करो, मुझे जोरों की भूख लग रही है। वो ख्यालों की दुनिया से वापस आकर सोफे पर धप से बैठ गई। बज़ाहिर खाने की तरफ मुतवज्जो थी, मगर मुर्तबा के नाम पर दिमाग की सुई जैसे अटक सी गई थी। मुर्तबा अब्बासी बिजनेस डील के सिलसिले में जरका बेगम के घर आया था। वो घर उसका अपना घर भी तो था। बिजनेस की बातों के दौरान उसने कई बार नोट किया कि जरका उस पर गहरी निगाह रखे हुए है, जैसे वो कुछ खोजना चाह रही हो, मगर उनके जज्बातियत को फंसे पुर डालकर वो साबित करने से अपने मकसद पर डटा हुआ था। सो उसने कारोबारी बातचीत को हुई तरजीह दी। जरका के साथ सब कुछ तय करके उसने तेजी से वहां से निकलकर वलीदात को सब इत्तला कर दी, मगर घर आते ही वो अपने कमरे में बंद हो गया था। मुर्तजा अब्बासी अपने बाप और उनके बच्चों यानी अपने सौतेले बहन भाइयों से बेतहाशा नफरत करके आगे को बेबस महसूस करके मुर्तबा अब्बासी भी एक बार खुद को कोस रहा था कि क्यों उसने वलीदात के कहने पर सब करने की हामी भरी थी। वलीदात खान ने जरका बेगम की सरगर्मियों और मुर्तजा की कारोबार की गिरती हुई साख के बारे में भी मुर्तबा को सब बताकर उसे अपने बाप के बिजनेस को संभालने का हुक्म दिया था। उसे समझाया था कि उस कारोबार और मुर्तजा की जायदाद पर उसका भी उतना ही हक है जितना वरा और कैफ का है। अपने भाई की सरगर्मियों की बाबत वो पहले से ही पता जानता था और वरा उसे अपने रिश्ते को भी इस लम्हे इंतहाई बेबसी महसूस करके उसे थक हार कर खुद को बेड पर गिरा लिया था। ऊंधे मुंह लेटकर खुद को उसकी कैफियत से निकालने की सही की जब भी जान खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। माँ को देखकर वो तेजी से उठा और अपनी कैफियत पर काबू पाया। अपने चेहरे पर बशाशियत पैदा करके बोला तो लहजे की बेजारी माँ से छुपी ना रह पाई। माँ, मुझे भूख नहीं है, जब महसूस होगी तो मैं खुद खा लूंगा। आप क्यों लेके आई खाना? माँ हूं ना, तुम्हारी फिक्र हर लम्हा रहती है मुझे। मुर्तबा क्या नहीं जानती कि किसी बात पर परेशान रहने को तुम्हारा गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। जो भी बात है बताओ मुझे या ना बताओ, मगर एक बात जरूर समझाना चाहती हूँ तुम्हें। अगर तुम ठंडे दिल से इस पर गौर करोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी हम दोनों की। वो उसके मुंह में निवाला रखते हुए कदरे नरम लहजे में बोली। माँ की इस अदा पर फिदा होते मुर्तबा ने निवाला मुंह में लेकर खुद से खाना शुरू कर दिया और खामोशी अख्तियार कर ली। गुस्सा अक्ल को दुश्मन है मेरे बेटे। जज्बाती इंसान को सोचने समझने की सलाहियत को ज़ाया कर देती है। माजी में हमारे जो भी हालात रहे तुम सबसे आगाह हो, मगर अब वलीदात बेटे के सहारे के साथ या उसकी मदद के बगैर तुम्हें खुद अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। अपने मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाने से पहले अपने गुस्से और जज्बातियत को ख़त्म कर दो मेरे बेटे। अपनी महरूमियों का असाला एक कामयाब इंसान बनकर ही हो सकता है। मुर्तबा, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? वो उसके हाथ को थाम कर प्यार से समझाते हुए बोली और उनकी बात सुनकर मुर्तबा ने भी नरम लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनकर वो मुतमईन हो गई। माँ, आपको और खुद को खुशियों भरी और पुरसुकून जिंदगी देने के लिए जो भी करना पड़ा मैं जरूर कर चुका। आप बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने मकसद में साबित कदम रहूं। आमीन। बीजान ने भी उसके हाथों का बोसा लेते जेबे लब कहा। वलीदात की सालगिरह पर मशाइम ने उसे सरप्राइज करने का सोचा और साथ ही वरा को अपने मामू से मिलवाने का प्लान बना लिया, मगर एक मुनफरिद और अछूते अंदाज में वली के सेल फोन पर
आने वाली कॉल ने न सिर्फ उसे साख्त कर दिया था बल्कि वो तेजी से सब काम छोड़कर उस जगह भाग आया जिसकी इत्तला मिली थी। अनजान नंबर से इस कॉलर ने मशाइम के एक्सीडेंट की खौफनाक खबर सुनाई थी जिसने वलीदात के होश उड़ा दिए थे। वो तेज ड्राइविंग करता जब उस जगह पर पहुंचा, वहां वरा के साथ मशाइम को हाथ में बुके थामे देख उसकी जान में जान आई थी, मगर साथ साथ उसने मशाइम को सख्ती से सुनाया था कि मगर वरा को देखते हुए वो अपनी निगाहों की बेताबी को भी काबू नहीं कर पा रहा था। मशाइम ने उसे उसका जन्मदिन विश करके लंच कराने का भी हुक्म सुनाया। तीनों एक शानदार होटल में बैठे मशाइम की पसंद और मर्जी के खानों से लुत्फानंदोज हो रहे थे, मगर वरा खामोश बैठी खाने में मशगूल थी। सॉरी मामू, आपकी सालगिरह विश करने के साथ साथ वरा को भी आपसे मिलवाना था तो ये सब करना पड़ा। मशाइम ने दांत निकालकर वलीदात को अपना कारनामा सुनाया। ये सारा दिन आपकी तारीफी करती रहती है, मगर आपको देखकर आपसे मिलकर वाकई ये महसूस हो रहा है कि आप ये सब डिजर्व करते हैं। वरा ने भी रस्मन मुस्कुराकर वलीदात की तरफ देखते हुए बात का आगाज किया, मगर मुकाबिल की आंखों में ठहरा जज्बात का समंदर देख उसने एकदम नजरें झुका ली। ओह अच्छा, कॉम्प्लीमेंट है, मगर पहली मुलाकात किसी के बारे में राय कायम करना, वो भी अच्छी राय, कभी कभार आपके ख्यालात के खिलाफ भी हो सकता है मिस वरा। वैसे मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसकी बोलती निगाहें मिस वरा के चेहरे पर भटक रही थी। वो शख्स पहली ही नजर में उसे अजीब सा तासुर देता हुआ एक पहेली की मानिंद महसूस हुआ था। उस क्या मामू, आप मेरी दोस्त से इतनी मुश्किल बातें कर रहे हैं? मशाइम ने खौफजदा अंदाज में वलीदात को घुरका तो उसने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए और तंबीह करते हुए बोला, ये आज तुम अपनी इस दोस्त की वजह से यूं यहाँ बैठी पटर पटर बोल रही हो, वरना अगर अकेली होती तो तुम्हारे इस हौलनाक मजाक के जवाब में पता नहीं क्या करता मैं। उसकी ये बात मशाइन ने हंसते हुए बेनियाजी से हवा में उड़ाकर कहा, आई नो आपका वो जवाब एक प्यार भरी डांट ही होना थी, मगर थैंक्स वरा, तुमने मामू की मजीद डांट से मुझे बचा लिया। उसकी बात पर वरा ने महज मुस्कुराने पर इत्तफा किया था। वैसे आप इसी तरह इसको सुनती रहती हैं? वलीदात ने मशाइन को नजरअंदाज करके डायरेक्ट वरा को मुखातिब करके पूछा, जो उसके इस तरह दिखने पर कंफ्यूज हो चुकी थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। निगाहें उठाकर वलीदात को देखा था और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर उसका दिल लम्हे को धड़का। खुद पर काबू पाकर इधर उधर देखने लगी। मशाइन की तरफ निगाह की जो डटकर खाने में मसरूफ थी। वो बुरी तरह से घबराई। वलीदात ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। तभी नैपकिन से हाथ साफ करते हुए मशाइन से बोला, मशाइन अपनी दोस्त को भी बोलने का मौका दिया करो। मेरी बच्ची, खामोश लोग बहुत प्यारे होते हैं, क्यों वरा? एक बार फिर उसने उसको मुखातिब करते हुए उसके चेहरे और खूबसूरत नकुश को अपने दिल और दिमाग में महफूज किया और उसकी आंखों ने उसके वजूद का तवाफ करते हुए ख्वाहिश की कि काश ये लम्हे हमेशा के लिए अमर हो जाए और वो हमेशा के लिए उसकी हो जाए। मशाइन, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है, प्लीज। वो झटके से उठी और टिश्यू से हाथ साफ किया और वलीदात की तरफ देखने से दानस्ता ग्रेस किया, मगर उसे यह सब इंतहाई अजीब सा महसूस हुआ। साथ साथ उसे मशाइन पर भी बेहद गुस्सा आया जो मुसलसल खाने में मगन थी। बस खा लिया मैंने भी। मामू, आपने मेरी दोस्त को डरा दिया। चले, आपकी सालगिरह का केक रात को ही काट लेंगे। मुझे और वरा को घर छोड़ दें। मशाइन ने मसनूई गुस्सा करते हुए वलीदात को हुक्म सुनाया, जो खामोशी से खाना खाने में मसरूफ था, मगर उसके चेहरे पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट थी। नहीं, मेरा ड्राइवर आ गया है, मैं चली जाऊंगी। वरा ने मशाइन से एक्सक्यूज किया और लंबे लंबे डग भरती बाहर निकल गई। वो यहाँ आने से पहले अपने ड्राइवर को कॉल कर चुकी थी। उसकी सहमी हिरनी जैसी आंखें एक बार फिर वलीदात का चैन लूट कर ले गई थी। मामू, ये आपका मुंह बोला भाई कुछ ज्यादा ही पुरइसरार और अजीब मुश्किल सा होता जा रहा है। कहाँ वो जो कि वरा से खार खाता था, कहाँ ये कि पिछले हफ्ते उसके घर पहुंचा हुआ था। मशाइन दूर की कौड़ी लाई थी। वलीदात ने उसकी बात सुन झटके से सर उठाया। उसके चेहरे पर बेनियाजी और नाकाबिले फहम तासरात देख उसे सुकून मिला। वो आराम से बोला, मुज्तबा के बारे में क्या जानूं मैं, और तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो मेरी बच्ची। कल को तुम्हारा ये मामू बीमार हुआ तो इलाज कौन करेगा? मामू, आप सुपरमैन हैं, बीमार नहीं होते आप कभी भी। वैसे ये वरा को क्या हुआ? अचानक ही उठकर चलेगी। आपको कैसी लगी मेरी दोस्त? वो तेज तेज बोलती हुई वलीदात को हमेशा की तरह बहुत प्यारी लगी। ऐसी बातें नहीं पूछते अपने कंवारे मामू से, मेरी प्यारी भांजी, उसने कहते हुए मशाइन के सर पर चिप लगाई और उसे उठने को कहा, और मशाइन ने कुछ ना समझने के आलम में कंधे उचका दिए और फिर खड़ी हो गई। वरा का दिल सख्त बेचैनी और उलझन का शिकार था। एक तो वलीदात की ज़ुमैनी बातों ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। दूसरा, उसने घर वापसी पर अपनी माँ को अमजद रंधावा नामी बिजनेसमैन के साथ इंतहाई नाज़ुक हालत में देख लिया था। माँ के कमरे से आती आवाज़ों पर उसने जरा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। इस मंजर ने उसको साख्त कर दिया था। तो क्या उसके बाप की वफात के बाद उसकी माँ के गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात बढ़ने शुरू हो गए थे, या वो शुरू से ही ऐसी थी? और ये कि माँ की बिजनेस की सरगर्मियों और बुटीक के रूमीज के पीछे कोई और कहानियां थी, या ऐसी गुत्थियां जिसे वरा जैसे मासूम जहन की मालिक कमसिन लड़की सुलझाने से कासिर थी। ये सब कुछ देखने के बाद वो अपनी माँ से बुरी तरह बदजन हो गई थी। अगर
वलीदाद ने बाबा के कारोबार में माँ को मदद दी है, तो क्या वो भी अपने किसी फायदे के लिए सोच रहा है? और अगर वो ऐसा ही हुआ तो क्या मशाइम से उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी? इन तमाम उलझे सवालात ने उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रखा था। माँ के दोगले रवैये से वो बुरी तरह हर्ट हुई थी। उसका जी चाह रहा था वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए। अगर ये सब कुछ कैफ को पता चला तो क्या होगा? इन्हीं सोचों में गुम वो रात के किसी पहर अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि उसे टीवी लाउंज में कैफ सोफे पर बैठा मूवी देखता नजर आया। स्मोकिंग के धुएं से कमरा भरा हुआ था। वो ये देख सुलग गई और उसके सामने आकर उसके हाथ से सिगरेट खींचकर फेंका और तेज आवाज में बोली, कैफ, आखिर कब सुधरोगे तुम? तुम्हें कितनी बार मना किया है स्मोकिंग छोड़ दो, मगर तुम पर किसी बात का असर ही नहीं होता। आखिर क्या होगा तुम्हारा? उसके लहजे में नसीहत के साथ साथ अपने भाई के लिए प्यार भी था। तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो डियर। वैसे भी बाबा और मामा की कमाई पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। अब चाहे तुम उसे डॉक्टर बनने में जाया कर दो और मैं इसे स्मोकिंग में जी बहलाकर मेरे पर्सनल्स में घुसने की कोशिश ना करो तो बेहतर है। मामा की तरह तुम्हें भी मेरा गार्जियन बनने की जरूरत नहीं है, समझी? उसे वार्न करते जलीकटी सुनाकर वो रिमोट से टीवी बंद करता वहां से चला गया। उसके रवैये ने वरा को मजीद टेंशन में धकेल दिया था। आखिर क्या हो रहा है ये सब? उधर मामा की तरफ से ये परेशानी और इधर कैफ का ये रवैया। किससे बात करे? वो नासमझी के आलम में उसने जमीन पर बैठकर घुटनों में सर देकर रोना शुरू कर दिया। कोई हल नजर नहीं आ रहा था, कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। मुज्तबा आवासी का काफी दिनों से ना ही मशाइम से टकराव हुआ था और ना ही किसी मामले पर बहस, मगर पता नहीं क्यों वो उसकी कमी शिद्दत से महसूस करने लगा था। मशाइम खुद भी अपनी पढ़ाई में मगन रहती थी और उनका सामना ना होने के बराबर था, और खुद मुज्तबा भी वलीदाद की दिए गए असाइनमेंट में मसरूफ रहा था। कुछ देर के लिए उसने मशाइम की बातों को याद करने की कोशिश की, मगर फिर दिल को डांट कर अपने जज्बात को थपक कर सुला देने में ही आफियत और सुकून महसूस किया। जो काम उसे वलीदाद की तरफ से सौंपा गया था वो दिलजमी से करने में मसरूफ तो था ही, मगर जरका बेगम के अमजद रंधावा से ताल्लुकात ने उसके दिलो दिमाग पर जमी बर्फ को पिघला दिया था। तो ना जाने क्यों इतनी नफरत के बावजूद अपनी बहन वरा और भाई कैफ के मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा था। उसने अपने तय कैफ की सरगर्मियों पर भी नजर रखना शुरू कर दी थी। ना चाहते हुए भी अपने सौतेले भाई को उस नशे की लालच से निकालने का इरादा भी कर लिया था। खून ने जोश मारा तो वरा के बारे में भी सोच सोच कर परेशानी में था, क्योंकि उसे इस घर के खास जासूस मुलाजिम के जरिए जरका बेगम के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था। वो चाहता था कि अपनी बहन को इस घर से दूर रखे। उसे ये फिक्र भी लाहक हो गई थी कि कहीं पैसों के लालच में आकर जरका अपनी औलाद के साथ कुछ न कर न बैठे। कारोबार तो वो तबाह कर ही चुकी थी। ये वलीदाद और उसके ताल्लुकात ही थे कि उसने जरका से मिलकर बिजनेस के आधे शेयर्स पार्टनरशिप के जरिए अपने नाम करवा लिए थे, वरना इस औरत की जो सरगर्मियां थी उसके नतीजे में बिजनेस का डूबना लाजमी अमर था। अपनी बहन के मुस्तकबिल की फिक्र अपने जहन में लिए इंतहाई सोच विचार के बाद उसने यकदम ऑफिस मीटिंग के बाद वलीदाद के कमरे में घुसकर एक धमाका कर दिया, जिसे सुनकर वलीदाद के चेहरे पर पहले हैरानी और फिर मुस्कुराहट रेंग गई थी। वली भाई, आपसे गुजारिश है कि आप कुछ दिनों में जल्द ही वरा से शादी कर लें और उसे अपने साथ काशाना नेमत में ले आएं। अगर मेरी बहन उस औरत के साथ रही तो वो ज़हनी तौर पर हमेशा उलझनों का शिकार रहेगी और कभी अपना मुस्तकबिल नहीं बना पाएगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों ये सब कुछ कर रहा हूँ? जहाँ तक कैफ की बात है उसकी फिक्र ना करें आप, उसके मामलात को मैं खुद हल कर लूंगा। एक ही सांस में रवानी से सब कहता मुज्तबा वलीदाद को इस वक्त नहायत प्यारा लगा। बहुत खूब, यानी अब मैं ये समझकर अपनी फिक्रों से आज़ाद हो जाऊं मुज्तबा कि तुम बड़े भाई होने का फर्ज बखूबी निभा लोगे। अच्छा लगा मुझे तुम्हारी ये सोच और फिक्र। अपने खून के रिश्तों के लिए तुम्हारा ये बड़ापन, मुझे यकीन था कि तुम निहायत आसानी से ये सब कर लोगे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई ब्रदर। वलीदाद ने उठकर उसे गले से लगाकर थपकी देते हुए कहा, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और तनाव की सी कैफियत थी। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? अच्छा, शादी का प्रपोजल तुम जानते नहीं, ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो सकता है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसने मुज्तबा को तसल्ली आमेज लहजे में बावर करवाकर उसकी फिक्र कम करने की कोशिश की थी। भाई, वो औरत बहुत मकार है, अपनी औलाद के साथ कुछ भी कर सकती है। उसने मेरी माँ और मुझे तो मेरे बाप की तवज्जो, वक्त और प्यार से महरूम किया सो किया। सगी औलाद के लिए भी वो खैरखा नहीं बरतेगी। मुज्तबा को अब भी एक खौफ लाहक था कोशिश करने में और वरा को अपनाने में। मुझे कोई उज़र लाहक नहीं है और इस सिलसिले में जो भी हिकमत अमली अपनानी पड़ी मैं जरूर अपनाऊंगा। वलीदाद के दिल की ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी तो वो क्यों पीछे हटता? उसने अपनी सोच विचार और हिकमत अमली से ये बेहतरीन तरीका निकाला। मुज्तबा ने एक ठंडी सांस खारिज करके सर हिलाया, जबकि वली के चेहरे पर मैनेखेज मुस्कुराहट थी। कई दिनों की जहनी खलफशार और तोड़ फोड़ ने वरा को जिस्मानी तौर पर बेहद कमजोर कर दिया था। अपनी माँ का सामना करने से मुसलसल कतरा रही थी। जरका को भी उसकी सरगर्मियों से कोई लगाव था, ना ही उसे इतना वक्त मिलता था। मुज्तबा अब्बासी की इसके शौहर के कारोबार को संभालने के बाद वो मुकम्मल तौर पर हर फिक्र से आज़ाद हो गई थी, जबकि वरा जिसका पढ़ाई में भी अब जी नहीं लग रहा था, बार बार वही मंजर उसकी आंखों के सामने आकर उसको वहशत ज़दा कर देता।
कॉलेज में रूटीन की क्लासेस लेने के बाद वो अकेली बैठी घास को नोचने में मसरूफ थी कि मशाइन उसको जूस पकड़ाते हुए बोली, क्या बात है, कई दिन से नोट कर रही हूँ कि तुम कुछ खुई खुई सी और टेंशन में लग रही हो मुझे, और देखो ये चेहरा भी इतना कमजोर सा लग रहा है, इतना सा मुंह निकल आया है मेरी दोस्त का, ये लो जूस पियो और मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। वो हंसबे आदत पटर पटर बोल रही थी। वरा की आंखें नम हुई और उसने एक नजर उस पर डाली और खुद पर काबू पाते हुए उसने मशाइन के हाथ से जूस लेकर एक सिप भर ही लिया और बोली, मशाइन, खून के रिश्ते कभी कभार जो हमारा भरोसा और इत्मीनान तोड़ देते हैं, इतनी असियत होती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, खुद को भी खत्म करने को जी चाहता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? घास को नोते उसने दिलगीर लहजे में सवाल किया। जवाब देने के बजाय मशाइन इस किस्म का सवाल पूछने पर चौंकी। मुझसे पूछोगी तो मेरे नजदीक तो खून के रिश्तों से ज्यादा नाकाबिले एतबार कोई रिश्ते नहीं होते, मगर ये क्या, इधर देखो मेरी तरफ, ये इतना खौफनाक सवाल तुमने पूछा क्यों? परेशानी की वजह बताने के बजाय इतनी दुखी और फलसफाना बात, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। वरा क्या बात है, मुझे बताओ प्लीज। उसने आगे बढ़कर उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और बहुत प्यार से पूछा कि वो उसके गले लगकर रोने लगी। उसे अपने जज्बात पर काबू ना रहा था, कोई चाहिए था उसे जिससे वो अपनी परेशानी बयान कर सके। मशाइम ने उसे रोने और अपने दिल का गुबार उतारने दिया। कुछ देर बाद उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ किए और उसे सुनने लगी। जो कुछ वरा उसे बता रही थी उसे सुनकर वो भी हवास वाख्ता हो गई थी। मैं नहीं जानती कि मम्मी के साथ वो शख्स कौन था, मगर मेरा दिल करता है कि मैं उनकी शक्ल कभी ना देखूं। और कैफ, अगर कैफ को पता चला तो मैं क्या करूं, कैसे मम्मी से बात करूं? उसने दुखी लहजे में अपने दिल की कैफियत बयान की। नहीं, तुम्हें आंटी से बात करने की जरूरत नहीं है, ये बात कैसे तुम उनसे पूछ सकती हो? अगर तुम इजाजत दो तो मैं वली दाद मामू से इस सिलसिले में बात करूं। हो सकता है वो इस शख्स के बारे में कुछ जानते हो, कोई बिजनेस रिलेटेड शख्स हो वो। मशाइम ने अपने लिए एक आसान हल पेश किया। नहीं, तुम वादा करो किसी से कुछ नहीं कहोगी। जानती हूँ ये सब सुनने के बाद तुम भी मेरी माँ से नफरत करने लगोगी, मगर कोई हल नहीं निकल सकता इन हालात का। वो जैसे भी हैं मेरी माँ है, मेरा खर्चा उठा रही हैं। अगर इनसे इस बारे में जवाब तलबी करती हूँ तो हो सकता है कि मेरे मुस्तकबिल की राहें भी मुश्किल हो जाए। मशाइम, वलीदात का नाम सुनते ही वो मजीद फिक्रों में घिर गई थी। तभी सहूलत से मना किया, मगर वली मामू ने बिजनेस में भी तुम्हारी मम्मी का साथ दिया है ना? अगर वो इस सिलसिले में उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वरा ने उसकी बात सख्ती से काट कर कहा, नहीं मशाइम प्लीज, मैंने तुमसे इसलिए जिक्र नहीं किया। अगर तुम चाहती हो कि हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रहे तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो मिलतजी लहजे में बोली। मशाइम को उसके अंदाज पर कुछ लम्हे हैरानी से उसे देखती रही और उसने उसके दिल का दुख उसके चेहरे पर अयां देख लिया था। उसकी खौफजदा गुस्सीली आंखों में झांका और सरनफी में हिलाकर उसे तसल्ली दी और फिर गले से लगा लिया। ये एहसास दिलाने का अंदाज था कि वो उसके दुख और गम में बराबर की शरीक है। वरा ने भी ठंडी मुतमईन सांस खारिज की थी। बीजान और मशाइम को बेखबर रखने के इरादे और मुतबा से इस मामले में बात करने के बाद वलीदात खान उसे जरका बेगम के घर ले आया था। इन दोनों को देखकर जहां वो हैरान हुई थी, वहीं वलीदात को पहली मर्तबा अपने घर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, वाकई इस काबिल था। जबकि मुतबा से इस मामले पर बात करने के बाद वलीदात खान उसे जरका बेगम के घर ले आया था। इन दोनों को देखकर जहां वो हैरान हुई थी, वहीं वलीदात को पहली मर्तबा अपने घर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, वो वाकई इस काबिल था। जबकि मुतबा की आंखों में अजनबियत का एक समंदर मौजूद था। वो जरका को कोई भी अहमियत देने को तैयार ना था। पुरतकल्लुफ चाय और दिगर लवाजमात के साथ जरका ने इन दोनों की तवाज़ुन की और अपने मखसूस लहजे में एक अदा से वलीदात से मुखातिब हुई। मुझे आपके यूं अचानक तशरीफ लाने पर खुशी महसूस हो रही है मिस्टर वलीदात। थैंक्स कि आपने मेरी दावत कबूल की। उसके लहजे में अजीब दिलफरेब सी शोखी पिन्हा थी। उसकी बात सुनकर वलीदात ने चाय का सिप लिया और एक मुस्कुराहट उछाली और कहा, इसके लहजे में तमीज और ठहराव था। मिसेस मुर्तजा, मैं तो अपने काम से आपके पास तशरीफ लाया हूँ। अगर आप मुझे किसी काबिल समझती हैं तो आपको इस काम का अंजाम दही में जरा भी तकलीफ का सामना नहीं होगा। ओ वेल सेड, आपकी कोई खिदमत कर सकूं तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी मिस्टर वलीदात। अजली इत्मीनान से मुस्कुराकर सरकार ने जवाब दिया। मुतबा इस दौरान बिल्कुल खामोश और घर का जायजा लेने में मसरूफ था। आपकी बेटी वरा मुर्तजा से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ और उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। चाय का कप मेज पर रखते अचानक ही वलीदात ने जरका की समातों पर बम फोड़ा। किसी भी तकलीफ और तमहीद से आजाद होकर वली ने पुरसुकून होकर ये सब कहा था। क्या वरा, मेरी बेटी वरा से शादी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो शौक से पूछ रही थी। उसने समझा था कि कोई कारोबारी डील का मामला होगा। दरअसल वलीदात भाई ने आपकी बेटी को मशाइम के साथ अक्सर घर आते जाते देखा है, तो वो भाई को अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर बेहतर लगी। क्या आपको वलीदात खान के प्रपोजल पर कोई एतराज है मिसेस मुर्तजा? मुतबा ने अचानक वलीदात के दिल की बात उसके सामने बयान करके उसे वर्ताए हैरत में तो डाला ही था, साथ ही जरका के हाथों के तोते भी उड़ा दिए थे। वलीदात ने कुछ भी उस पर जाहिर नहीं किया था। नहीं वलीदात, मिस्टर वलीदात हर लिहाज से मौजू तरीन है।
रेपुटेशन, स्टेटस, किरदार, ज़ाहिरी और बातनी हर लिहाज से इस काबिल हैं कि कोई भी अपनी बेटी इनको सौंपने पर फख्र महसूस करेगा। मैं अपनी बेटी से बात करूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। जरका बेगम ने तेजी से कहते हुए हामी भर ली थी। इतनी बड़ी आसामी को वो कैसे इनकार कर सकती थी? उसके यूं कहने पर वलीदाद खान ज़ेरे लब मुस्कुराया और आंखों ही आंखों में मुज्तबा को इशारा किया, जिसके लबों पर तंसिया मुस्कुराहट आ गई थी। वरा से बात नहीं करनी, उसे हर हाल में राजी करना है। मिसेस मुर्तजा, मैं जल्द शादी के फर्ज से सुपुर्दोश होना चाहता हूँ। आपको ज्यादा झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं, और वो मेडिकल की तालीम शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती हैं। मैं ओपन माइंडेड इंसान हूँ, आप जानती हैं मुझे। वलीदाद के यूं जल्दी मचाने पर जरका बेगम के जहन में एक शातराना सोच आई और लबों पर एक कारोबारी मुस्कुराहट। उसने एक अदा से कहकर लगाया और बोली, ये सब भी हो जाएगा जैसा आपकी ख्वाहिश है, वही कुछ होगा मिस्टर वलीदाद, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं 2 दिन बाद ही निकाह करना चाहता हूँ मिसेस मुर्तजा, वलीदाद ने बेनियाजी से कहा। उसके जवाब में जरका ने जो शर्त बताई उसे सुनकर मुज्तबा का जी चाहा उस औरत को तहस नहस कर दे, मगर वलीदाद का इत्मीनान काबिल दीद था। उसने आराम से जरका की सारी बात सुनकर पुरसुकून लहजे में महज इतना ही कहा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस आप वरा को मुझे सौंप दें। उसकी ये बात सुनकर मुज्तबा को अपने भाई पर फख्र महसूस हुआ। जरका इतनी बड़ी आसामी के वारे नियारे जा रही थी। वलीदाद अपने दिल की ख्वाहिश पूरी होने पर बहुत खुश था, मगर जरका जैसी कम ज़र्फ, कारोबारी और पैसे की हवस रखने वाली औरत के लिए उसके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई थी। मगर इन सब के बरअक्स वो हर हाल में वरा को अपनाना चाहता था, और इस का मकसद मुज्तबा को अपने खून के रिश्तों के करीब लाना और वरा मुर्तजा को जरका के चुंगल से छुड़ाना था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ता। वरा से कायम होने वाला अपना रिश्ता दांव पर भी लगाना पड़ता। मुज्तबा ने वलीदाद के कहने पर उसके निकाह की सारी तैयारी कर ली थी। जरका बेगम से भी राब्ते में था, गो कि वो औरत इसे कभी भी पसंद नहीं थी, मगर अब वो मुकम्मल तौर पर उस घर का कंट्रोल और अपने सौतेले बहन भाई की सरपरस्ती का सोच चुका था, तो अपने इस इरादे से बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं था। कैट की सरगर्मियों की सारी रिपोर्ट भी उसको मिल रही थी, और उसे ये भी इल्म हो चुका था कि वरा और वलीदाद के रिश्ते के बारे में जरका ने अपने सर्कल में किसी को भी नहीं बताया, हता कि अपने बेटे कैफ और अमजद रंधावा को भी इस मामले की खबर ना थी। निकाह वाले दिन खिलाफ मामूल नाश्ते की टेबल पर वलीदाद खूब चहक रहा था, मगर मुज्तबा उसे इशारों से संजीदा रहने का कह रहा था। ये बात मशाइन के साथ साथ बीजान ने भी नोट की थी, जो किचन में मसरूफ थी। सैंडविच का बाइट लेते मशाइन ने अचेंबे से अपने मामू की तरफ देखा और हैरानी से इस्तफसार किया, क्या बात है मामू, आज तो खिलाफ मामूल आप खूब निखरे निखरे और फुल फॉर्म में लग रहे हैं, कोई ना कोई बात तो जरूर है। उसकी बात सुनकर वलीदाद एकदम संजीदा हुआ और नफी में सर हिलाकर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। क्यों भाई, तो हमेशा ही ऐसे ही हैं, और मैडम तुम जरा उनकी जासूसी कम ही करो तो बेहतर है। मुज्तबा ने चिढ़कर लब कुशाई की तो मशाइन ने उसे खा जाने वाली नजरों से उसे देखा और बोली, भाई दवा ये सवाल मामू से किया गया है, मिस्टर मुज्तबा से नहीं। आपको मामू भांजी के दरमियान बोलने की कोई जरूरत नहीं। ओ तुम दोनों फिर स्टार्ट हो गए। मेरी प्यारी बच्ची, सरप्राइज खुलना वक्त से पहले मजा नहीं देता, शाम तक तुम्हें इंतजार करना होगा, सब कुछ तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगा। वलीदाद ने आंखों ही आंखों में मुज्तबा को इशारे से चुप रहने का हुक्म भी दे दिया और साथ साथ मशाइन को भी मुतमईन किया। उसकी ये बात सुनकर वो कंधे उचकाकर रह गई, साथ ही मुज्तबा की तरफ कीना तो उस नजरों से देखते हुए सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है या सरप्राइज क्या है। वलीदाद उसे देख मैंने खेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वो मशाइन के साथ साथ बाकी घर वालों को भी सरप्राइज करना चाहता था, और मुज्तबा अब्बासी जानता था कि वलीदाद आइंदा पेश आने वाली सूरत हाल को संभाल लेगा। जरका ने जब वरा से निकाह की बात की तो वो तो हत्थे से उखड़ गई। जरका ने उसे प्यार से समझाना चाहा, मगर वो बिल्कुल ना मानी, क्योंकि जरका को अपने मकसद से गर्ज थी। चुनाचे उसने बेटी पर सख्ती करने का सोचा। उसे धमकी दी कि अगर उसने वलीदाद से निकाह ना किया तो वो उसे घर बिठा लेगी, और ये कि उसके कारोबार को वलीदाद मजीद सहारा देगा अगर वो उसकी बीवी बनेगी तो इनके माशी हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। ये धमकी और माँ की इल्तजा काम कर गई। चूंकि वरा को अपना मुस्तकबिल बनाना था, चुनाचे रोने धोने और ठंडे दिल से सोचने के बाद उसने इसी में आफिया जानी कि माँ की बात मानने में ही उसके मुस्तकबिल का राज पोशीदा है। मगर उस लम्हे उसके दिल में वलीदाद के लिए सख्त नफरत जागी थी। चंद गवाहन की मौजूदगी में निकाह सादगी से अंजाम पा गया था। निकाह के बाद मुज्तबा ने वलीदाद को गले से लगाकर कहा, आपने मुझे रिश्तों से मोहब्बत सिखाकर सही मायनों में इंसान बना दिया है, और इस मामले में आपका मुकाम मेरे लिए बेपनाह बुलंद हो गया है, और ये इत्मीनान आपकी बदौलत ही पाया है कि मैं इस अहम काम के आखिरी मरहले को भी सर कर पाऊंगा। उसके इस बात पर वलीदाद ने आंखें छोटी करके उसे मसनूई घुरी से नवाजा और फिर गले से लगा लिया था। वो वरा मुर्तजा को पाकर आज जितना खुश था कोई उससे पूछता। सादगी से तैयार वरा को जब उसके साथ बिठाया गया तो उसकी खुशी दीदनी थी। इस मरहले पर मुज्तबा का इत्मीनान काबिल दीद था। गो कि ये सब चोरी छुपे हो रहा था, मगर वो दोनों इस अहम काम को अंजाम देकर बहुत पुरसुकून हो गए थे। इधर वरा के दिल में भांवड़ जल रहे थे। वलीदाद और मुज्तबा नहीं जानते थे कि घर चलकर इन दोनों का सुकून किस तरह बेसुकूनी में बदलने वाला था। काशाना नेमत के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज मामूल की तरह ही थी।
मशाइम और बीजान टीवी लॉन्च में बैठी बातों में मशगूल थी जब रात के इस पहर मुजतबा और वलीदात के साथ अंदर आते तीसरे नफूस को देखकर दोनों हैरत और साख्त रह गई थी। खूबसूरत कामदार फ्रॉक पाजामे में मलबूस सर पर नफासे से दुपट्टा टिकाए सबको महबूब कर देने वाली वो जात वरा मुर्तजा की थी। मशाइम हैरानी में घिरी मुंह खोलने ही वाली थी कि वलीदात ने बीजान और उसे मुखातिब करते नहायत सुकून से खबर दी थी। बीजान और मशाइम, मैं वरा मुर्तजा से निकाह कर चुका हूँ। मुजतबा उसकी मम्मी और चंद गवाहन की मौजूदगी में कुछ देर पहले आज से वरा भी हमारी फैमिली का हिस्सा और मेरी बीवी है। उसके लहजे में खुशी और सुकून था। उसके ये कहने पर वरा जोर से चीख पड़ी और उसके लहजे में असलों की फंकार थी। कौन सी बीवी? वो लड़की जिसे आप एक बिजनेस डील समझकर जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल करने का दावा कर रहे हैं मिस्टर वलीदात, या वो जो अपनी माँ के आंसुओं से मजबूर होकर आपके साथ निकाह करने पर आमादा की गई है। और तुम मशाइम, तुमने खूब दोस्ती का हक अदा किया है। दोनों मामू भांजी ने मिलकर प्लान बनाया, दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया। और मुज्तबा अब्बासी, आप जरा बताएंगे कि आपका क्या मकसद पोशीदा है मुझे यहाँ लाने में? आप तो हमेशा मुझसे नफरत करते थे। यकीनन आपकी भी कोई डील होगी वलीदात साहब के साथ या मेरी उस माँ के साथ जिसे अब माँ कहते हुए भी मुझे अपनी तौहीन महसूस होती है। सबने खेल खेला है मुझ मासूम के साथ। मेरी खामोशी मेरी मासूमियत का फायदा उठाया है, मगर याद रखें मैं इतनी आसानी से आप सबके खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। खुद बनाऊंगी खुद को। सुना आप सबने? वो रो रही थी, तड़प रही थी। मामू ये सब क्या है? वरा यकीन करो मुझे कुछ इल्म नहीं। मशाइम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की, मगर वो इस कोशिश में हाँप गई क्योंकि वरा ने उसे नफरत से देखकर धक्का दिया था और उसकी सवालिया नजरें वली पर गड़ी थी जो खामोश खड़ा ये मंजर देख रहा था। वलीदात, बेटे मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है? ये बच्ची क्या कह रही है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। अगर तुम्हें वरा पसंद थी तो मुझे बताते, मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाती उससे। बीजान ने आगे बढ़कर वलीदात से पूछा, जिसने वरा की नफरत आमेज नजरों का सामना ना करते हुए निगाहें झुकाकर महज इतना ही कहा, आप दोनों से गुजारिश है कि वरा को अभी कमरे में ले जाएं, सब कुछ वाज़ेह कर दूंगा आप पर। वो इस वक्त जहनी तौर पर डिस्टर्ब ही नहीं, मजीद तंग। उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब वरा ने दरमियान में उसकी बात काट कर तंग लहजे में कहा, जहनी तौर पर डिस्टर्ब? आप मुझे पागल समझ रहे हैं? मैं पागल नहीं हूँ, समझे? मुझे नहीं रहना ना माँ के घर ना यहाँ, बल्कि यूं करें कि आप सब मुझे मार दें, मैं अपना खात्मा खुद ही कर लूंगी। ये कहते हुए नफसियाती होकर खुद को झंझोड़ती हुई सब कुछ नोचने लगी। बीजान और मशाइम ने आगे बढ़कर उसे बात रखने की कोशिश की। वलीदात और मुतबा भी परेशानी से ये सब देखकर आगे बढ़े। वरा, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बात तो सुने। मुतबा ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ने चाहे, मगर वो बेहोश होकर मशाइम की बाहों में झूल गई। वलीदात ने आगे बढ़कर उसे बाजुओं में भरा और कमरे में लाकर बेड पर लेटाकर डॉक्टर को कॉल कर दी। मामू कुछ नहीं बता रहे मुतबा, आप ही बता दें कि असल बात क्या है। अगर मामू या आपने मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी की है या जबरदस्ती, तो याद रखें दोनों की शक्ल कभी नहीं देखूंगी, ना ही कभी आप दोनों को माफ करूंगी। मशाइम ने रोते हुए मुतबा को धमकाया, जिसने अपनी परेशान निगाहें मशाइम के रोते चेहरे पर टिकाकर एक ठंडी सांस खारिज की। वो वलीदात के हुक्म के मुताबिक किसी को भी कुछ बताने से कासिर था। वो नफी में सर हिलाता बाहर निकल गया। उसकी इस हरकत ने मशाइम को आग लगा दी, मगर वो अंदर आकर उसके हाथ पांव सहलाने लगी। बीजान उस पर सूरतें पड़कर दम करने लगी। वलीदात को वरा से इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, मगर उसकी मुंह बातों से गुत्थी तो सुलझ गई थी कि ये सब कुछ वरा की माँ का किया धरा था। उसके दिल में बदगुमानी पैदा करने वाली जरका ही थी। फिलहाल इस वक्त इसे होश में लाना जरूरी था। वो सोच रहा था कि दिलो जान से अजीज हस्ती को सब कुछ वक्त आने पर बता देगा। गुज़िश्ता चंद रोज के बरअक्स वरा की तबीयत पहले की निस्बत काफी बेहतर थी। बीजान ने उसे अच्छी तरह संभाल लिया था। मुतबा और वलीदात ने इनको हकीकत से आगाह कर दिया था। इन्हें अपने बेटे पर फख्र महसूस हो रहा था। वलीदात खान की सूरत में वरा को न सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी मिल गया था, बल्कि उसके मुस्तकबिल के दरवाजे भी रोशन होने की भरपूर तवक्को थी। बीजान से दानस्ता वो दोनों जरका की रखी गई शर्त छुपा गए थे, जो कि वलीदात ने निकाह वाले दिन ही पूरी करके हमेशा हमेशा के लिए वरा को जरका जैसी शातिर औरत से महफूज कर लिया था। वरा, जो कि वलीदात की शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, बीजान के कहने पर उनके और मशाइम के मुश्तरका कमरे में क़याम पजीर थी। मशाइम के दिल में मुतबा और वली के लिए अभी बदगुमानी थी, मगर जब बीजान से पूछती तो वो टाल जाती। दोनों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। जरका बहुत खुश थी। उसने कैफ को वरा की बाबत बताया तो उसने माँ को खूब बुरा भला कहा और उसे बेनक़्स सुनाई के, मगर शुक्र भी अदा किया कि उसकी बहन रोक टोक करने के लिए मौजूद नहीं थी। जरका के दिन और रात अमजद रंधावा के साथ गुजरने लगे थे। उसने अमजद को निकाह के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी अपने नाम का एक था। जरका जैसी औरतों को खूब जानता था, जो कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी इज्जत और पैसा दांव पर लगा चुकी थी, तो वो भी खुलकर उसका फायदा उठा रहा था। दिन पर लगा के उड़ रहे थे। इन दोनों के निकाह को 4 माह से ज्यादा का अरसा बीत चुका था। जरका अपनी बेटी से फोन पर बात करना चाहती तो कॉल काट देती, और वलीदात तो उसकी शक्ल देखने को ही तरस गया था। बीजान ने उसे समझाया था कि वो वरा को कुछ अरसे के लिए तनहा छोड़ दे ताकि उसकी जहनी हालत संभल सके। वक्त आने पर जब सच्चाई उसके सामने खुलेगी वो वलीदात को खुद अपना लेगी, मगर मशाइम के साथ साथ वरा का दिल भी बदगुमानियों से भर गया था।
وہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ ولیداد کو بھی اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، کیونکہ وہ اصل حقیقت سے ناواقف تھی۔ ولیداد اس کے دیدار اور اس سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں تو بہت بار مجتبیٰ بی جان اور ولی ماموں سے پوچھ چکی ہوں، وہ کوئی جواب نہیں دے رہے، اور ماموں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چپ کروا دیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ورا میرے ولی ماموں ایسے بالکل بھی نہیں ہیں، کئی سال سے میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کو اتنا تو جان ہی گئی ہوں کہ وہ جو بھی کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، صحیح غلط کی پہچان رکھ کر سچے راستوں کی طرف جا کر نہ صرف اپنی منزل کھوجتے ہیں بلکہ وہ خود سے جڑے رشتوں کو کبھی بھی دھوکہ دہی کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے۔ میں کبھی کبھار ان کے لیے اس معاملے پر بدگمانی کی انتہا پر بھی پہنچ جاؤں تو میرا دل پکار کر یہی کہتا ہے کہ نہیں، حقیقت کچھ اور ہے، ولی ماموں غلط نہیں ہے۔ مشائم اسے کافی کا مگ تھما کر اپنے دل کی حالت بیان کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا رویہ نارمل کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ورا نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد گرم گرم کافی کا گھونٹ اپنے حلق میں اتارا اور بے نیازی سے بولی، اچھا، اگر مسٹر ولی داد تمہارے کہنے کے مطابق غلط نہیں ہے تو مجھ سے یوں چوری چھپے نکاح کرنے اور مجھے یہاں لانے میں ان کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ مجھے یہی بات سمجھا دو تم کہ مجھ سے جڑے رشتے آخر میرے ساتھ کیا کھیل جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں یہ دکھی سوال پوشیدہ تھا جس کا جواب نہ اس کے پاس تھا نہ مشائم کے پاس۔ تم بدگمانی کو ایک طرف رکھ کر اپنے سوالات کے جوابات ولی ماموں سے خود مانگو گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری الجھنیں سلجھ جائیں۔ ان حالات میں میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگی ہوں۔ بہت بار کوشش کیا میں نے، بی جان بھی کچھ بتانے یا ظاہر کرنے کو تیار نہیں۔ مشائم نے اپنے تئیں اسے درست مشورہ سے نوازا مگر وہ اس کی بات سن کر ہتے سے اکھڑ گئی اور بولی، اپنا یہ مشورہ تم اپنے پاس رکھو، میں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، کجا کہ خود جا کر اس کی منتیں کروں۔ خون کے رشتوں میں کھوٹ دیکھ چکی ہوں، ولیداد پر ہرگز اعتبار نہیں کر سکتی، نہ ہی اس سے جڑے اس جھوٹ کے کھوکھلے رشتے کو مانتی ہوں جس میں مجھے صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، میری عزت نفس کو مجروح کر کے مجھے صرف ایک کھلونا سمجھا گیا ہے۔ اس نے رخ پھیر کر ایک بار پھر ولیداد سے اپنی نفرت کا برملا اظہار کیا، مگر ورا ولی ماموں اب جیسے بھی ہیں تمہارے شوہر ہیں، تم نے اپنی مرضی اور رضامندی سے ان سے نکاح کیا ہے، اگر تم ایسے ہی ان سے گریزاں رہی تو کیسے چلے گا؟ یہ سب وہ مجھ سے بار بار تمہارا پوچھتے ہیں اور تم سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ورا تم اپنے سب جوابات ان سے ہی جان سکتی ہو۔ مشائم اسے سمجھاتے ہوئے ایک درست سمت میں لے جانا چاہ رہی تھی مگر اس نے کافی کا مگ غصے سے اسے پکڑاتے ہوئے ایک دم اس کی بات کاٹ کر تلخی بھرے لہجے میں کہا اور دھپ دھپ کرتے وہاں سے چلی گئی، نہیں جانتے مجھے کچھ بھی، میں نے نہیں جاننا کچھ بھی، میں نے جو کیا سو کیا، مگر اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اگر تم بھی یوں ہی اس کی تعریفوں میں رتب نثار ہوگی اور اس کی طرفداری کرو گی تو یہ بھول جانا کہ ورا مرتضیٰ کبھی تمہاری دوست تھی۔ مشائم کا دل اس کی یکدم کہی گئی اتنی سخت بات پر کٹ کر رہ گیا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آخر ان دونوں کے اس رشتے کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ اپنے رب سے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے دعا گو تھی۔ تم نے کبھی اس شخص کی حالت دیکھی ہے جو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پیاسا ہو، مرتبہ اس کے لہروں کو محسوس کرنے کے لیے قدم تو بڑھاتا ہو مگر لہریں اسے گریزاں ہو کر اس سے دور ہو جائیں؟ اگر نہیں دیکھا تو مجھے یعنی اپنے بھائی ولیداد کو ایک نظر دیکھ لو، یہ محبت بھی کتنا بے بس کر دیتی ہے، دل و جان سے عزیز ترین ہستی کی خوشی کی خاطر اپنی تمام خواہشات کو رد کرنا پڑتا ہے، مگر دوسری طرف یہ محبت امید بھی دلاتی ہے کہ ایک دن وہ ہستی ضرور ہمارے ساتھ ہوگی۔ ولیداد خان اپنے شاندار آفس میں بیٹھا تمام کاموں کو نپٹا کر بالکل فری تھا۔ اس نے مجتبیٰ سے چائے کی فرمائش کی جو صوفے پر بیٹھا چائے کے لوازمات مکس کر کے اس کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ گہری خاموشی کے بعد ولیداد نے جب اچانک دکھ بھرے لہجے میں مجتبیٰ کو مخاطب کر کے کہا تو اس کے چلتے ہاتھ رک سے گئے۔ اس نے ایک امید بھری مسکراہٹ ولی کی طرف اچھال کر دوبارہ سے ٹی بیگ چائے میں ڈیپ کر کے بھائی کو جواب دیا۔ ورا نہ سمجھ ہے وہ حالات کی سنگینی سے ناواقف تھی۔ بھائی، مجھے خوشی ہے کہ آپ اس سے محبت کرنے لگے ہیں اور اتنی امید آپ کو بھی ہے کہ حقیقت کھلنے پر وہ آپ سے دور نہیں رہ پائے گی، مگر اس سلسلے میں کچھ کوشش آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ آپ کے کہنے کے مطابق میں تو بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں، ورنہ اسے سب کچھ بتانے اور اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرنے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوگی۔ آپ کی انہی کوششوں سے میں نے محبت کرنا سیکھی ہے بھائی، ماں بھی مجھ سے بہت خوش ہیں، ویسے آپ بے فکر ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بہت تسلی آمیز لہجے میں کہتا ولیداد کو چائے سرو کرنے لگا۔ ولی نے چائے کا سپ لینے کے بعد جواب ون کہا، نہیں مجتبیٰ، تم مجھے جانتے ہو، میں نے کبھی کسی پر اپنی اچھائی ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ خود اس کے سامنے آئے اور اپنی حقیقت سمیت اس پر واضح ہو۔ امجد نے نہ صرف کیف کی گمشدگی کے بارے میں پتہ چلا لیا ہے بلکہ اسے میرے اور ورا کے رشتے اور زرقا کی ڈیل کے بارے میں بھی علم ہو چکا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیف کا کیا حال ہے؟ ولیداد نے وضاحت دے کر اس سے کئی سوالات کیے تھے۔ آپ کے کہنے پر ہی کیف کی مخدوش حالت کے پیش نظر میں نے کفالت کے زیر انتظام ترک نشہ ساحل ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا تھا اسے، اور مسلسل نگرانی بھی کر رہا ہوں۔ ریکوری میں کافی وقت لگ سکتا ہے، اب بازی پلٹے گی بھائی۔ امجد رندھاوا زرقا کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس سے ساری رقم ہتھیانا چاہتا ہے۔ مرتضیٰ صاحب کا سارا کاروبار تو ہمارے ہاتھ میں آ ہی چکا ہے۔
कैफ के ठीक होने के बाद दोनों बहन भाई जब आपस में मिलेंगे तो दोनों पर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। मेरी दुआ है कि इस वक्त वो दोनों आप पर फख्र करें और मुझसे मोहब्बत का रिश्ता कायम करें, क्योंकि नफरत और गुस्से के तलातुम खेज मौजों से मोहब्बत, सुकून, हमदर्दी और खलूस जैसे अजीम समंदर का सामना करना और इन लहरों में गोता लगाना मैंने आपसे ही सीखा है और अब मैं काफ़ी हद तक बदल चुका हूँ भाई। मुज्तबा भी चाय पीते हुए वलीदात को तफसील से आगाह कर रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून आमेज मुस्कुराहट थी जिसने उसे मजीद पुरकोशिश बना दिया था। वलीदात चंद सानियों से प्यार भरी नजरों से देखता रहा और फिर बोला, वैसे तुम अब बिल्कुल बदल चुकी हो मुज्तबा, अब तो मशाइन के साथ भी नहीं झगड़ते। वैसे एक बात और है मुज्तबा, मुझे हैरत होती है जरका बेगम की बेहिसी पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील और दौलत की हवस ने इस कदर अंधा कर दिया है कि वो अपनी औलाद अपने खून से भी धोखा कर गई। क्या माँ ऐसी होती है? मैंने तो बीजान के रूप में माँ और उसकी ममता को एक शजर सायादार की तरह ही पाया है। अपनी हकीकी माँ के साइज से बेशक महरूम रहा, मगर बीजान ने मुझे माँ का असल मतलब सिर्फ मोहब्बत ही सिखाया है। मुझे कभी कभार जरका बेगम पर बेहद गुस्सा भी आता है। वलीदात दुख भरे लहजे में उसे सब बता रहा था। मुज्तबा ने आगे बढ़कर उससे राजराना अंदाज में जो बात कही उसने वली को कहका लगाकर हंसने पर मजबूर कर दिया। जो भी है भाई, जरका ने हम दोनों का भला कर दिया, आपको आपका प्यार और मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। और जहाँ तक आपकी भांजी मशाइन का सवाल है, वो कटखन्नी बिल्ली आजकल हवास पाख्ता फिर रही है बेचारी, इसे कुछ देर से ही तरह अपने मफरूजे पर हम दोनों के बारे में कायम करने ही दे तो बेहतर है। यूँ उसकी जुबान तो गिंग रहेगी ना, जिससे मुझे तो बेहद सुकून मिलेगा भाई। मुज्तबा के इस अंदाज पर वलीदात हंसता हुआ चला गया। कुछ देर के बाद वो बोला, मैं शिद्दत से मिस कर रहा हूँ तुम दोनों की नोक-झोंक और लड़ाई यार, खसम जहाँ पाक। ये मकुला आपके सवाल का बेहतरीन जवाब है मिस्टर वलीदात खान, निहायत तेजी से कहे गए। मुज्तबा के इस जुमले पर वलीदात ने उसे घूरा और फिर मुस्कुरा दिया। वरा ने निकाह के बाद कैफ को बहुत बार फोन किया, मगर हर बार उसका नंबर ऑफ जा रहा था। जरका शुरू में उसे बहुत कॉल करती रही, मगर ऐसा उसके हाल पर छोड़कर खुद अपने कामों में मसरूफ हो गई थी। और वरा ने भी अब खुद को मशाइन के साथ अपनी टफ पढ़ाई में गुम कर लिया था। वलीदात से उसका सामना कम ही होता था। बीजान ने अपने प्यार और तवज्जो से काफी हद तक उसके मिजाज की तलखी और गुस्से को कम कर दिया था। वो उसे अक्सर मियाँ बीवी के प्यार और घर बनाने के वाकयात के बारे में बताती रहती, जिसे वो सुनती थी मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अमजद रंधावा ने जरका से सिर्फ जिस्म का ही नशा पूरा नहीं किया, बल्कि उसने उसको ज़ुद करके उसके पास जमा शुदा रकम भी हथियाना शुरू कर दी थी। जरका वरा के साथ साथ कैफ की बेतवजी का भी शिकार थी और उसकी लातलकी और काफी अरसे से उसकी गुमशुदगी पर बेहद परेशान भी रहने लगी थी। उसने कई बार वलीदात से इस सिलसिले में मदद मांगने का सोचा, मगर अपनी की गई डील के बाद वो उससे इतनी रकम हथियार चुकी थी कि मजीद उसे तंग करना उसे मुनासिब न लगा। अमजद से इस सिलसिले में बात की तो उसने कोई तवज्जो न दी। थक हार कर उसने वरा से बात करने का सोचा। हो सकता है कि कैफ की बहन से कोई बात हुई हो। वो बार बार वरा का नंबर मिलाती रही। माँ को मुसलसल कॉल करते महसूस कर वरा का दिल सीज गया और उसने आखिरकार कॉल उठा ली। बेशक उसके खाते में वरा के मामले में कई जुर्म आते थे, मगर वो उसकी माँ थी और इस वक्त वो माँ को कुछ सुनाना चाहती थी। तभी उसने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा, हेलो मम्मी, कहिए कैसी हैं आप? उम्मीद है अपने नए लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुश भी होंगी और बिजी भी, और अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर वलीदात खान के साथ भी पापा की बिजनेस को आगे बढ़ा रही होंगी। अब तो आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा होगा ना? उसके लहजे में असियत, चुभन और तंज था। ये सब सुन जरका की आंखों में भी नमी आ गई। कैसी हो मेरी बच्ची? मुझे छोड़ो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो तुम, मगर इस वक्त मुझे तुम्हारे हक में यही बेहतर लगा मेरी जान। जरका ने प्यार से जवाब दिया, मेरे हक में या अपने हक में? वैसे मुझे फोन क्यों कर रही थी आप? और अब आपकी कौन सी ऐसी डील है जिसको पूरा करने के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत है? उसने माँ का मजाक उड़ाया और भराए लहजे में इस्तफसार किया, मैं तो नहीं आ सकती, तुम ही एक बार मुझसे आकर मिल लो प्लीज। मैं कैफ के लिए बेहद परेशान हूँ। अगर तुम जानती हो या तुम्हारा उससे राब्ता है तो मुझे एक बार बता दो कि वो कहाँ है। जरका के लहजे में ममता की तड़प थी, जिसको सुनकर बड़ा बेयकीनी से साख्त होकर अपनी आंखें नम कर बैठी। कैफ कहाँ है? मैं नहीं जानती, मेरा उससे राब्ता नहीं है। अगर वो घर पर आपके पास नहीं है तो वो कहाँ है मम्मी? इतने अरसे में आपने उससे लातलकी अख्तियार किए रखी, उसको ढील देती रही। वो यकीनन अपनी जिंदगी और सेहत बर्बाद कर बैठा होगा, पड़ा होगा कहीं जिंदगी के लिए कुछ सांसों की भीख मांगते हुए। आप खुश हो जाए, अपनी औलाद की बर्बादी की जिम्मेदार आप हैं मम्मी, सिर्फ आप। मैं दुआ करूंगी कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो और आप अपनी जिंदगी में मस्त रहें, बाय। अपने भाई के लिए परेशान वरा ने माँ को बेनक़्त सुनाई और कॉल बंद कर दी थी। दूसरी जानिब जरका भी हकीकी मैनों में कैफ के लिए परेशान हो गई थी। बेटी की तंजिया बातों ने उसे दुख और शर्मिंदगी के गहरे समंदर में धकेल दिया था। उसकी कैफियत यकदम बदल गई थी। ममता ने जोश मारा और वो अपने बेटे कैफ के लिए बेचैन होकर खुद ही उसकी तलाश में निकल पड़ी थी। वलीदात के हुक्म पर मुज्तबा की सरपरस्ती में कैफ का इलाज हो रहा था। डॉक्टर की तवज्जो और मेहनत से वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ रहा था। वो डॉक्टर से पूछता कि वो यहाँ कैसे आया। हर बार वो किसी मिस्टर मुज्तबा का उसको यहाँ लाने का जिक्र करते। आज काफी अरसे बाद अपनी जिस्मानी और जहनी हालत में बेहतरी महसूस करते वो
उसने बिला आखिर मुज्तबा अब्बासी को अपने पास आते देख लिया था। मुज्तबा ने उसकी हालत देख अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, कैसे हो यंग मैन? उम्मीद है कि अब तुम बेहतर महसूस कर रहे होगे। कैप हैरानी से उसके दोस्ताना मिजाज को देखते झिझक कर उठा और पूछा, मैं ठीक हूँ, मगर आप कौन हैं और मुझे जिंदगी की तरफ वापस क्यों ला रहे हैं? मेरा तुमसे जो रिश्ता है वो तुम पर अपनी तमाम हकीकतों से मैं आया हो ही जाएगा कैफ, मगर तुम्हें सबसे पहले अपनी बहन वरा मुर्तजा को, जो कि वलीदाद खान की बीवी बन चुकी है, उससे मिलना है। अपनी हकीकी रिश्ते अपनी सगी बहन से मिलने के बाद जो खुशी तुम महसूस करोगे वही मेरी असल कामयाबी है और मेरी खुशी की जमानत होगी। कुछ दिनों तक आराम करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ही ले जाऊंगा। मुज्तबा ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे खुशखबरी सुनाई। मुझे ये सुनकर शौक था। वो दोबारा झट से बोला, मगर मिस्टर मुज्तबा, आपका ये सब करने का मकसद क्या है? कभी कभार हकीकत वक्त से पहले खुल जाए तो आपको बेचैन रखती है। बस ये समझ लो कि तुम्हारी बेहतरी और भलाई के लिए मैं हर लम्हा हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मुज्तबा लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया, मगर कैफ को हैरान परेशान छोड़ गया था। वरा और मशाइन के इम्तिहान हो चुके थे। इस तमाम अरसे में वो कैफ के लिए परेशान भी रही, मगर मशाइन की तसल्ली आमेज़ बातों से दिल को बहला लेती थी। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई मौका जरूर उसे उसके भाई से मिला देगा। इस अरसे में उसके हिस्से की जायदाद की मुंतकली का अहम काम मुज्तबा ने जिम्मेदाराना अंदाज में मुकम्मल कर लिया था, क्योंकि अब मुर्तजा अब्बासी के कारोबार पर उसका मुकम्मल होल्ड था। उसने वलीदाद से अपने शेयर्स अलग करके अपने बहन भाई और अपनी माँ के हिस्से भी अलग करवा लिए थे। जरका बेगम को इस अमल की कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। वलीदाद ने कानूनी तौर पर और अपने बिजनेस सर्कल में मुज्तबा की मुर्तजा अब्बासी के बेटे की हैसियत से मुतारफ करवाकर अमतर रंधावा के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी थी। जरका बेगम की माली हैसियत सिफर होकर रह गई थी, क्योंकि वो मुज्तबा के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, मगर वो फिलहाल अपने बेटे को ही ढूंढने में मसरूफ थी, जिसका फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला था। वरा ने जब मुज्तबा अब्बासी से इस तमाम कार्रवाई से मुतालिक जानना चाहा तो उसे महज इतना ही कहा, कुछ हकीकतें अपने वक्त पर ही आश्कार हों तो दिल को सुकून और तमानियत मिलती है। फिलहाल आप इतना समझ लें कि आपकी वालदा जो कि कारोबार को तबाही के दहाने पर ले जाने वाली थी, मैं वलीदाद की दूर अंदेशी, मामला फहमी, अपनी लगन और मेहनत से उसे बचा लाया हूँ और इसमें से जो आपका हिस्सा है वही लौटा रहा हूँ। अमानत में खयानत करना गुनाह अजीम समझता हूँ। इस बात का मुकम्मल यकीन रखें कि वलीदाद और मुज्तबा अब्बासी ने एक पाई की भी खयानत नहीं की। ये सब कहते हुए मुज्तबा के चेहरे पर जो सुकून और खुशी थी वही जान सकता था, जबकि वरा ये सब सुनकर मजीद हैरत में गिर गई, क्योंकि वलीदाद की तरफ से उस पर कोई जबरदस्ती की गई और ना ही किसी किस्म की पेशकदमी। उनका रिश्ता अब दोनों के लिए उनकी समझ से बाहर था। दोनों अपनी जगह इस महाज पर अपनी साथ के मुताबिक डट कर खड़े थे। मशाइन के लिए वली की किसी प्रोफेसर डॉक्टर दोस्त के बेटे का प्रपोजल आया था, जो कि लंदन में मुक़ीम पढ़ाई में मसरूफ था। भी जान से जिक्र करने के बाद जैसे ही मुज्तबा से वलीदाद ने इस सिलसिले में बात की तो उसे एकदम ही एक अजीब सी वहशत ने घेर लिया था। ये कैसे हो सकता है वलीदाद भाई? उसने अजीब सी कैफियत का शिकार होकर वलीदाद से पूछा। उसके सवाल को चंद सानिये समझकर सुकून आमेज मुस्कुराहट ने वलीदाद के चेहरे का अहाता किया, मगर उसे जतलाते बगैर वो अपनी ही रो में बोला, क्यों नहीं हो सकता? मशाइन मेरी जिम्मेदारी है। मेरी मरहुमा कजन ने उस दुनिया से जाने से पहले मुझसे अहद दिया था कि उसको अपनी बेटी बनाकर उसकी कफालत करूंगा। ये तो उसके जालिम बाप ने काफी अरसा उससे राब्ते से मुझे महरूम रखा, वरना वो तो उसी दिन मेरी बेटी थी और रहेगी। और मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं ये जिम्मेदारी अब तक ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जबकि वो डॉक्टर बनने का अपना ख्वाब इंशाल्लाह पूरा कर ही लेगी, तो उसका फर्ज अदा करना, उसे किसी अच्छे माकूल इंसान के हवाले करना मुझ पर लाजिम है। वलीदाद ने अपनी तरफ से सब कुछ जानते हुए भी बेनियाजी दिखाने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर मुज्तबा की तो जान पर बन आई थी, मगर फिर भी उसने खुद पर काबू रखा और नरम लहजे में बोला, पता नहीं भाई, मुझे लगता है कि अगर मैं उसे किसी और के साथ देखूंगा तो शायद मेरे दिल की कैफियत अजीब हो जाएगी। मैं अपने जज्बे को कोई नाम नहीं दे पा रहा, और वैसे भी जिस माकूल शख्स की आप बात कर रहे हैं, क्या वो मैं नहीं हो सकता? मेरे उसके साथ जो भी मामलात होंगे, मगर उसको किसी और के साथ देखना मेरे लिए सुहाने रूह साबित होगा। तुम साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मशाइन से मोहब्बत करने लगे हो? अगर तुम ये सब चाहते हो तो तुम उसे अपना लो। तो मेरी शर्त है कि तुम्हें उससे ये सब कुछ बताना होगा। इनकार या इकरार उस पर मुनहसिर होगा, क्योंकि इस सिलसिले में मैं उसकी राय ज्यादा मुकद्दम समझूंगा। वली ने अपने तय आसान सा हल पेश किया और उसके दिल की बात उसके मुंह पर कह दी, जिसे वो इतने अरसे से खुद से भी छुपा रहा था। आप इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। और वो जो हर वक्त मुझसे चिड़ी रहती है, हो सकता है उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ ऐसे ही जज्बात हो। वैसे भी कहते हैं कि नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी है, उसको किसी और के हवाले मैं नहीं करूंगा। बस आप ये बात जान ले। मुज्तबा ने आखिरी बात हट धर्म होकर कही थी। बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत सच्ची है तो तुम जरूर उसे पालोगे मेरे भाई। उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्का सा मुस्कुराकर वली ने उसे तसल्ली दी तो उसने भी कंधे उचका दिए। अंदाज ये था कि जैसे दिखाना चाह रहा हो कि बाकी ऐसा होके रहेगा।
बोरियत भरे दिनों से छुटकारा पाने के लिए मशाइम ने वरा के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बनाया और जानबूझकर वली को साथ लिया। जिस नेता नस्ता मुत्तबा को भी साथ चलने को कहा, वरा को वली के साथ चलने पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने मशाइम पर जाहिर नहीं किया। खाने के बाद इधर उधर की बातों में अचानक ही मुत्तबा ने मशाइम की तारीफ की तो वो चिल्लाकर बोली, मामू देखें, आपका ये भाई मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। वलीदाद जो कि अपनी प्यार भरी नजरों से अपनी बीवी को ही तक रहा था, उसकी बात पर जरा चौंका और मुत्तबा को मैंने खेज नजरों से देखते हुए कंधे उचका दिए। खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देखती मशाइन मुत्तबा को बेहद प्यारी लगी। उसने बिना घबराए गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं वाकई फ्लर्ट कर रहा हूँ तुमसे। मैं आजमाना चाहता हूँ कि तुम में कितनी हिम्मत है मुझे बर्दाश्त करने की, या तुम लड़कियों की तरह नरम दिल और चीमी हो। मशाइन फातिमा, उसके लहजे ने मशाइन के दिल को धड़कने पर मजबूर किया। कुछ तो था उसकी नजरों में। वो निगाहें झुकाकर खिलाफे मामूल खामोशी अख्तियार कर गई। क्यों तंग कर रहे हो इसे मुत्तबा? बता दो इसे कि इसे अपनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो उससे। काश के तुम्हारी खुशी के साथ साथ मेरी दुनिया, मेरी नैया भी पार लग जाए। कहते हैं ना, दोषी का रंग खालिस होकर चढ़ता है जरूर है। हो सकता है वरा मुर्तजा भी खुद को गुलामी से आजाद महसूस करके मुझे कबूल कर ले। वलीदाद ने मुज्तबा को मुस्कुराकर मशाइम को मजीद तंग करने से पास रहने को कहा और साथ साथ वरा के दिल में भी हलचल मचा दी। मशाइम ये सुनकर साख्त रह गई। उसकी बोलती बंद हो गई थी। इस इंकशाफ पर के उसकी चलती जुबान को एकदम ब्रेक लगे थे। उसके चेहरे पर हया के रंग देखकर मुज्तबा ने दिल्ली तौर पर उसकी तरफ मैंने खेज नजरों से देखा था और वलीदाद की तरफ भी मैंने खेज नजरों से देखा, जिसने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए, जबकि वरा भी इस इंकशाफ पर हैरान नजरों से इन तीनों की तरफ देख रही थी। वलीदाद ने उसकी हैरान नजरों की तरफ देखते हुए उसे मुखातिब करते हुए कहा और पहली बार सबके सामने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर पेशकदमी की, वरा आप मेरे दिल में हमेशा से खास मुकाम रखती हैं। पहली नजर में अपने रब से आपको अपनाने का अहद लिया था और दुआ भी की थी कि आप मुझे मिल जाएं। मेरी नीयत साफ थी और मेरे इरादों में कोई खोट भी नहीं थी। नीयत बरमुराद के मुस्ताक आपका रिश्ता मुझसे जुड़ गया, जो हमेशा कायम रहेगा। कभी कभार जो सामने नजर आता है वो हकीकत के बरक्स होता है। अपने दिल को टटोली। अगर आपको मेरी नीयत पर शुबा महसूस हो तो मुझे बताएं, मैं अपनी सफाई में वो सच साबित करूंगा जो मुझे आपके सामने सच्चा और अच्छा इंसान बना दे। मुत्तबा ने मुझसे अहद दिया है कि वक्त आने पर ही आपको सब बताकर आपकी तमाम गलत फहमियां और शक दूर करेगा और इस वक्त भी आपके साथ ही खड़ा रहूंगा क्योंकि आप हक बजानिब होंगी। दिल आवेज मुस्कुराहट से कहता। उसका हाथ दबाकर वलीदाद ने उसके दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया था। मशाइन और मुज्तबा भी मोहब्बत से वरा को देख रहे थे। एक के दिल में दोस्ती का जज्बा था तो दूसरे के दिल में बहन से प्यार वाले जज्बात मौजूद थे। वरा ने तीनों को देखकर एक ठंडी आह खारिज की और वलीदाद की बातों के शहर में खोसी गई थी। उसने अपना भारी हाथ उसके हाथ पर रखकर अपना इस्तेहकाक वाज़ेह कर दिया था। अब वो हकीकत खुलने का इंतजार करने लगी जो उसके वहमों और खदशात को दूर करने की वाहिद कुंजी थी। एक दुनिया जिस वलीदाद की मातरफ थी, अगर वो उसका साथी था तो ये उसके लिए वाकई एहसास की बात थी, मगर कोई ना कोई बात तो जरूर उसकी नजरों से ओझल थी जिसकी बिना पर उसके वाहि में दो जन हो गए थे और उसका पाला नफरत जैसे जज्बात से पड़ गया था। वो सोचों के भंवर में उलझ कर बार बार वलीदाद के चेहरे की तरफ देखती, कुछ खोजना चाह रही थी मगर कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। वली के चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट ने उसको निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। जरका बेगम के कार एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो चारों अस्पताल पहुंच गए थे। उसकी हालत बहुत सीरियस थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अपने बेटे कैफ की गुमशुदगी ने उसे दुनिया माफिया से बेखबर कर दिया था। वो सारा दिन पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल जाती। कई दिन गुजरने के बाद भी उसका कुछ पता न चला। जहनी तौर पर बेहद परेशानी में घिरी। मामूल के मुताबिक तेज रफ्तारी में गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि सामने से आते ट्रक से टकरा गई। आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़ी वरा माँ की हालत देखकर आंसू बहा रही थी। मशाइन ने उसे खुद से लगाकर तसल्ली दी। इसी असना में मुत्तबा ये सूरत हाल देखकर एकदम गायब हो गया था। वलीदाद ने वरा की हालत देखकर उसे तसल्ली आमेज लहजे में कहा, आप दुआ करें मिसेज मुर्तजा की कंडीशन के बारे में। डॉक्टर ज्यादा पुरुम्मीद तो नहीं, मगर दुआ एक ऐसा हथियार है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। आप बेटी हैं, उनके लिए दुआ करें कि वो इस सीरियस कंडीशन से बाहर निकल आए। औलाद की दुआ वालिदैन के लिए जरूर शर्फ कबूलियत पाती है। वो कहता हुआ मशाइन को उसका ख्याल रखने की ताकीद करके वहां से निकल गया था। पार्किंग में मुत्तबा गाड़ी का लॉक खोलता नजर आया था। उसने हैरानी से इसे सवाल किया, क्या हुआ मुत्तबा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने बीजान को खबर कर दी जरका बेगम के बारे में? जी मैं माँ को सब बता चुका हूँ भाई, मगर मुझे लगता है कि अब हकीकत बताने का वक्त आ गया है। अपनी सौतेली माँ की जान बचाने के लिए मुझे कैफ को इससे मिलवाना होगा, वरना कभी मेरे दिल को चैन नसीब नहीं होगा। भाई अगर वरा और जरका बेगम को कैफ से मिलकर खुशी मिलती है तो ये खुशी उनको दुनिया में देना अपना फर्ज समझता हूँ। मुत्तबा के लहजे में सुकून आमेज कैफियत पिन्हा देखकर वलीदाद को उस पर फख्र महसूस हुआ। तुम दुरुस्त कह रहे हो सकता है इस नाजुक वक्त में मेरे दामन पर जो दाग मिसेज मुर्तजा की तरफ से लगा है वो दूर हो जाए और वरा पर हकीकत वाज़ेह होने के बाद उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी भी खत्म हो जाए। बहरहाल जो भी होगा देखा जाएगा, मगर एक बात जान लो, इस मामले में मुझे हमेशा तुम पर फख्र रहेगा मेरे भाई। वलीदाद खान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो उसने सर हिला दिया। कैफ को देखकर जहां वरा खिल उठी थी वहीं वो भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ था। कैफ ने सब बता दिया था कि किस तरह
मुजतबा अब्बासी और उसकी दोबारा जिंदगी की तरफ वापस लाया था, और वो भी हैरान और शहतर मुजतबा और वलीदाद की तरफ देख रही थी। उसकी निगाहों में शुक्रगुजारी और अजीब सा एहसास था, जिसे वो कोई भी नाम देने से कासिर थी। मुजतबा अब्बासी ने दिल से ख्वाहिश की थी कि उसके बहन भाई को दोबारा मिलने में उसका हाथ तो था ही, काश वो भी इन दोनों के साथ इस रिश्ते में जुड़कर जिंदगी गुजार सके। वो मुसलसल दोनों पर नजर टिकाए हुए था। उसकी आंखें नम थीं। उसकी ये तमाम कैफियत मशाइम और वलीदाद से पोशीदा नहीं रही थी। मिसेस जरका को कुछ देर के लिए होश तो आया था, मगर ज्यादा खून बहने और अंदरूनी चोटों की वजह से वो अब भी खतरे में थी। वरा और कैफ तेजी से माँ की तरफ भागे थे, बाकी सबने भी उनकी तकलीफ करते हुए अंदर कमरे में कदम रखा था। जरका अपने दोनों बच्चों को देख बेहद खुश हुई थी, मगर क्योंकि उसकी सांस उखड़ रही थी, चुनाचे अपने जमीर पर पड़े बोझ कम करने के लिए वो वरा को सच बताना चाहती थी, जिसको छुपाकर हमेशा उसने अपनी बेटी को न सिर्फ खुद से बदन किया था, बल्कि झूठ के फलंदे में सच को छुपाकर वरा को उसके शरीक सफर वलीदाद खान से भी बदन करके उसकी जिंदगी को सहरा कर दिया था। मेरी बच्ची, मेरे पास आओ, वक्त बहुत कम है, मेरे पास मेरी बात गौर से सुनो। और कैफ, मेरे बच्चे, तुम भी इधर आओ। उसने उखड़ी सांसों से इन दोनों को अपने पास बुलाया। मम्मी, मुझे माफ कर दे, आपको बहुत तकलीफ दी है मैंने। आप ठीक हो जाएं, मैं वादा करता हूँ कि अच्छा इंसान बनकर हमेशा आपके साथ रहूंगा। कैफ ने रोते हुए माँ का हाथ थामकर नम लहजे में कहा, मम्मी आप ठीक हो जाएंगी, मैंने आपका दिल दुखाया है, आप ना करें ऐसी बातें, अब हमें हमेशा साथ रहना है। मेरे दिल पर पड़े बोझ को कम कर दें मम्मी, मुझे माफ कर दें। वो सब कुछ मैंने आपसे कहा। वरा को रोता देख वलीदाद को कुछ हुआ तो वो आगे बढ़ा और उसे संभाला। मैंने तुमसे झूठ कहा कि पैसे के लालच में अंधी हो गई थी मैं। वलीदाद खान से मैंने तुम्हारे निकाह के बदले 50 लाख की डील की थी, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल की खातिर, तुमसे मोहब्बत की खातिर। वलीदाद ने कड़वा घूंट पीकर मुझे 50 लाख दे दिए थे, मगर मैंने दुनियावी ख्वाहिशात को पाने के लिए इस रोजील शख्स अमजद रंधावा के साथ न सिर्फ गुनाह की जिंदगी गुजारी, बल्कि उसकी मोहब्बत, उसका साथ पाने के लिए तमाम रकम भी उसे दे दी। मेरा बेटा कैफ भी मुझसे बदगुमान होकर दूर चला गया, और तुम जैसी मासूम बेटी के साथ भी बेवफाई की मैंने। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। एक गुनाह अजीम मैंने मुजतबा अब्बासी और उसकी माँ रजिया को तुम्हारे बाप मुर्तजा अब्बासी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर भी किया, मगर मुजतबा का ज़र्फ बहुत वसी है। उसने बदले में जिल्लत नहीं दी मुझे, बल्कि मेरी औलाद को, तुम दोनों को, अपने सौतेले बहन भाइयों को पनाह देकर अपने बड़ेपन का सबूत दिया। मुझे सबसे माफी मांगनी है, तुम सब मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। उखड़े सांसों से कहती जरका सबको शशदर और हैरान कर गई थी। वलीदाद और मुजतबा के चेहरों पर इत्मीनान था, जबकि वरा, कैफ और मशाइन साख्त ज़दा खड़े थे। इतने बड़े इंकशाफ पर सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। वरा और कैफ मेरे बहन भाई थे और मुझे और हमेशा रहेंगे। इस बात का अदाक मुझे वलीदाद भाई के समझाने पर हुआ। इन्हीं की कोशिशों, प्यार, खलूस और उनके मान के सबब ही मैंने ये जाना कि इस हकीकत को मैं कभी झुटला नहीं सकता कि मुर्तजा अब्बासी मेरा बाप है और तुम दोनों मेरे बहन भाई। भाई वलीदाद खान ने मुझे मेरी माँ की इंसानियत के नाते परवान चढ़ाया, सहारा दिया, मगर साथ साथ मुझे खून के रिश्तों से भी मोहब्बत सिखाई। मेरे दिल में जो तुम लोगों के लिए नफरत और अनाज था, उसे मोहब्बत में बदलने के लिए हर रमा मेरा साथ दिया। मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझे आगे बढ़कर बड़ा भाई और बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाना है। सच्चाई, मोहब्बत और बेगर्ज और बेलौस वफा के रस्तों पर मुझे चलाने वाला और मेरी मंजिल की तरफ रहनुमाई करने वाला वो शख्स वलीदाद खान, मेरा मुंह बोला भाई ही है। इस मंजिल पर पहुंचकर मैं मेरे खून के रिश्ते, मेरे बहन भाई आज मेरे साथ और मेरे पास हैं। तुम दोनों अपनी माँ को माफ कर दो ताकि वो मतूब न ठहराई जाए और रब के हाँ इसकी बख्शिश हो जाए। मुजतबा ने यह सब कहते हुए दोनों के सर पर हाथ रखा और साथ साथ जरका को देखकर ठंडी आह खार्ज की, जो अब तकरीबन जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। वलीदाद और मशाइन मुजतबा के इस नए रूप को देखकर खुद में समो रहे थे, जबकि वरा और कैफ की आंखों में तशक्कुर आमेज गिरिया था। जिंदगी एकदम बेहद खूबसूरत हो गई थी। वलीदाद की वरा से शादी की तकरीब धूमधाम से हुई। मशाइन और मुजतबा ने इसी फंक्शन में एक दूसरे के साथ को हमेशा के लिए मंगनी के बंधन में बांध दिया। कैफ ने मुजतबा के साथ बाप का कारोबार संभाल लिया था। बीजान ने दोनों पर वलीदाद और मुजतबा से बढ़कर मोहब्बत निछावर करना शुरू कर दी थी। शाम की कॉफी वलीदाद को थमाते हुए वरा ने उसे ये बात कहकर दोनों के रिश्ते को मजीद निखार बख्श दिया था। वलीदाद, आप जैसे आला ज़र्फ इंसान से मैंने एक बात जो सीखी है वो यह है कि किसी के दर्द का दरमा बनने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे बार बार जतलाया जाए। बेहतर यह है कि आप कदम बढ़ाएं और मदद करते जाएं। रास्ते खुद ब खुद आपको मंजिल की तरफ ले जाते हैं, वो उसका हाथ थामे कह रही थी। वलीदाद ने जवाबन उसे अपने हिसार में लेकर कहा, जिसका रुआ रुआ वरा को पाकर रब का शुक्रगुजार था। नियत और इरादा साफ हो, दिल में नरमी और मोहब्बत हो और काम करने की लगन हो तो सब हो जाता है। जिस तरह वलीदाद खान ने पहली नजर में तुम्हें अपनाने की ठान ली थी, उसकी मोहब्बत में खालिसपन था, तो ये सब हो गया। उसकी इस बात पर वरा की दिलफरेब खिलखिलाहट ने वलीदाद का चैन लूट लिया था और उसकी हंसी ने हर तरफ जलतरंग बजा दिए थे।